देखो कल वाली क्लास में हमने क्या क्या समझा, एक बार मोटे मोटे तरीके से बता दूँ। एनपीए से संबंधित क्या समस्या वो हमने पढ़ लिया। एनपीए के लिए जो 2016 में एनपीए को, बैंकों का एनपीए है जो, उसे हटाने के लिए, इस समस्या को सोल्व करने के लिए जो कानून पास कर दिया, उस कानून का नाम भी बताया तुम, भारतीय दिवाला अशोधन अक्षमता कोड 2016, बैंकिंग इंसॉल्वेंसी करप्टी, बैंक करप्टी कोड 2016, इसके नाम से एक कानून पारित हो चुका। उसके तहत ना दो प्रकार की हमारी न्यायाधिकरण बनाए गए। एक तो बनाया गया हमारा एनसीएलटी, नेशनल एनसीएलटी कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, और दूसरे नंबर बनाया गया डीआरटी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। दोनों बनाया गया और दोनों के अंदर मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दूँ, इन्होंने ठीक ठाक काम करा और एनपीए वापस हो जाने वाला। और पिछले बजट के ना, बजट के अंदर घोषणा करी गई थी बैड बैंक की, और बैड बैंक भी मैंने बहुत तमीज़ से समझाया, बैड बैंक और एआरसी भी समझाया। और बैड बैंक कहना, जो बैड बैंक के अंदर जो एनएआरसी और जो आईडीसीएल की स्थापना करी गई, ठीक, आईआरडीएलसी की स्थापना करी गई, वे दोनों ना एआरसी की वजह से भी काम कर रहे हैं। ये हमने अच्छी तरीके से हम समझा चुके हैं। ये तो समझाया तुम पिछले वाली क्लास में। उसके बाद यहाँ तक हम समझ चुके थे, और लास्ट वाली क्लास में हम जाते जाते हैं क्या, फिर हमने तुम्हें बताया था, मैंने उस सब चीज़ को तुम्हें बताया था कि जो बैंक लोन किसे देना पसंद करेगा, रिटेल बोरोवर को या फिर कॉर्पोरेट बोरोवर को। मैंने तुम्हें समझाया था रिटेल बोरोवर, कॉर्पोरेट बोरोवर को दो भागों में बांट सको तुम। बोरोवर दो प्रकार का होगा, एक तो प्राइमरी बोरोवर होगा, एक सेकेंडरी बोरोवर होगा। जब सेकेंडरी बोरोवर को हम सब प्राइम बोरोवर ही बोल रहे हैं, पर प्राइमरी बोरोवर का तो पूरी दुनिया में काल पड़ा हुआ, सारा फाइनेंशियल मार्केट उसे ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि क्रेडिट ब्यूरो नाम का पोर्टल बना हुआ, आरबीआई क्रेडिट ब्यूरो नाम की पोर्टल को उसकी इन्फॉर्मेशन डाल दो, पूरा फाइनेंशियल मार्केट उसे ढूंढने पर लगा हुआ। और मैं प्राइम बोरोवर की कैटेगरी में आता हूँ, ये बात मैं सिद्ध कर चुका। कल मैंने तुम्हें अपना क्रेडिट स्कोर भी दिखाया था। मैंने कहा था जैसे जैसे किसी इंसान का क्रेडिट स्कोर जनरेट होगा ना, उसका 783 के आसपास मेरा क्रेडिट स्कोर था, इसका मतलब प्राइम बोरोवर की कैटेगरी में आऊँ। और मैंने कल ये बताया तुम्हें, मुझे बटन दबाते 3 लाख रुपये का लोन मिल रहा, एज वजह बटन दबाते 3 लाख रुपए का लोन मिल रहा है, ऐसे ही मात्र उस पर लिखा हुआ भी आ रहा 2 मिनट में 3 लाख का लोन पाए। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उन्हें चाहिए, जो फाइनेंशियल मार्केट वाले हैं ना, जो एनबीएफसी वाले, जो कंपनी वाले, फाइनेंस वाले, वे मुझे ढूंढ रहे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा मौजूद है और मुझे पैसे की कमी नहीं भी है ना, कमी तो मुझे पैसे दे के जाएंगे वे। समझ नहीं भाई, क्योंकि मैंने अपने आपको प्राइमरी बरोबर सिद्ध कर रखा, प्राथमिक जो हो उधार करता, मैंने अपने आपको सिद्ध कर रखा, और इनका पूरी दुनिया में काल पड़ा हुआ। लेकिन इन बैंक के पास यही समस्या, वो एक तो पैसा उसके लोग, बैंक चाहता है कि लोग उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उसके पास आओ और जमा करो। दूसरे नंबर पर जो बैंक है ना, ये भी चाहता है कि उसका पैसा ना उठाकर कोई लेकर चला जा, अगर नहीं लेकर जाएगा ना तो ज़्यादा अपने पैसे को सेफ रखने की कोशिश करेगा, सब प्राइम बोरोवर को लोन मत को कम देगा। और मैंने कल ये भी बताया था तुम, लेकिन बैंक के पास सबसे बड़ी समस्या तब हो जाएगी जब वो पैसे को अपने पास रखने लगा। अपन कम से कम बैंक को ना ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए, अपने बैंक, वाणिज्यिक बैंक को, जब उसके पास पैसा जमा हुआ, डिपॉजिट हुआ, उस पैसे को अपने खाते में रख लेना चाहिए। दुनिया में उससे बड़ी मूर्खता नहीं होने की। समझ बात क्या? सबसे कम, अगर वो कुछ नहीं कर सकता, कम से कम जो लोन दे जरूर, चाहे सब प्राइम बोरोवर को लोन देते, लेकिन लोन देते जरूर। इतनी बात ये कल यहाँ तक हो चुकी थी। उसके बाद तुम्हें बताया गया था कि जो बैंक लोन देता, जिस रेट पर लोन देता, उसे हम लैंडिंग रेट कहते हैं, ब्याज दर जिसे बोलते हैं। आया समझ? और जिस बैंक पर जिसके प्रति हम बैंक में जाकर जमा ब्याज दर जिसे बोलते हैं, जब हम जमा करें, डिपॉजिट रेट जिसे कहते हैं, ये सब तय कौन करता? इस प्रकार के जो रेट पहले तय करता था, पता कौन? आरबीआई। और अब तय करता है पता कौन? बैंक। अब वाणिज्यिक बैंक खुद तय करते हैं। 2011 से पहले की बात बता रहा हूँ मैं। 2011 से पहले तो जो आरबीआई था वो खुद तय करता था कि बैंकों का ब्याज दर कितना होगा, वाणिज्यिक बैंक किसी को उधार कितने रेट पर देगा। अब जितने भी वाणिज्यिक बैंक है ना, वाणिज्यिक बैंकों को ऑटोनोमी दे दी गई, स्वायत्ता दे दी गई, और उन्हें ये कहा गया कि अब ना आप अपना जो बैंक रेट ब्याज दर हो वो खुद तय कर सकते हो। और ये बैंकों के लिए बहुत अच्छी बात है। तब से ऐसा हुआ ना, तो बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़नी स्टार्ट हुई। ये बैंक कहता कि मैं 4% में जो लोन हो ना वो 6% पर दे रहा हूँ, दूसरे वाला बैंक यही कहता मैं लोन 4% पर दे रहा हूँ, तो लोग उसमें ज़्यादा आएंगे लोन लेने, दूसरे वाले बैंक में जहाँ कम रेट पर ब्याज दे, कम रेट पर धन दिया जाएगा। इतनी बात बताओ, समझ में ही नहीं। आज हम बहुत बड़े कॉन्सेप्ट से जोड़ने वाले इसे धीरे धीरे, और जैसे जैसे हम 2-3 दिन में पढ़ेंगे ना, पूरा चिट्ठा तुम्हारे सामने बाहर आ जाएगा। वे क्वेश्चन भी, ये चीज़ पता लगेगी तुम्हें पता लग जाएगा कि देश के अंदर समस्या कहाँ से। जब तक तुम विश्लेषण नहीं कर लेंगे तो कुछ नहीं होने का इसका, याद रखना बात। या मैंने कहा बैंकिंग है ना, बहुत तेज़ी के साथ बदलाव हो इसमें, और जब भी बदलाव होगा मैं सब समझाऊंगा तुम्हें। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसको लिखने के लिए, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था से जोड़ लेंगे सर, तो तुम्हारा दिमाग इस तरह घूम जाएगा चारों तरफ, चारों डायमेंशन में। बैंक में जाकर कदम रखोगे ना, बैंक में कदम रखने से पहले उसका इतिहास सब बता दोगे तुम, क्या स्थिति, ये कौन बैठा हुआ है, यहाँ क्या कर रहा है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, सब समझ में आया बात। ये बस 6-7 दिन के बाद
समझ गए? 6-7 दिन लगेंगे तुम बैंकिंग और तमित विश्लेषण करने को। आज भी हम बैंकिंग में बहुत कुछ सीखेंगे। समझ में आ बात है? और धीरे धीरे मेरे साथ आगे बढ़ना समझो। अब जो लोग हो ना, SBI हमारा सरकारी बैंक, PNB भी हमारा सरकारी बैंक। समझ नहीं बात है? कोई सामने बराबर में आकर उत्तराखंड ग्रामीण बैंक या दूसरा सिंडिकेट बैंक या एक्सिस बैंक बराबर में आकर प्राइवेट बैंक खड़ा होगा। जैसे प्राइवेट बैंक बराबर में आकर खड़ा हुआ, तुम सरकारी बैंक में पैसा जमा करोगे प्राइवेट में? सरकारी बैंक कैसे तो पैसा लगा सेफ? ये तो कह रही तू पढ़ लिख रही, किसी आम आदमी से पूछ जाएगा। है समझ में? तो लोगों को ऐसे ही लोगों को सबको यही पता कि मैं ना दो खाते खोल कर रखा, एक तो प्राइवेट बैंक में, एक सरकारी बैंक में। मेरे जैसे भी यही है, भारत के अंदर भारतीय लोगों की यही मानसिकता, 2 खाते खोल कर रखे, एक सरकारी बैंक में और एक प्राइवेट बैंक में। जो सरकारी बैंक में पैसा रखेंगे, जो सरकारी बैंक में पैसा रखेंगे और जो प्राइवेट बैंक में पैसा रखेंगे, क्योंकि जो सरकारी बैंक में पैसा रखेंगे इनका मानना कि कुछ नहीं होगा तो पैसा सरकार तो दे ही देगी। और प्राइवेट जो बैंक, उसको उनका मानना अगर ये डूब गया तो हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा इसलिए बता क्योंकि उन लोगों को जानकारी नहीं है। जितना पैसा आपका सरकारी बैंक में सेफ है ना, इतना ही प्राइवेट बैंक में सेफ है। इस बात को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ उदाहरण लेना चाहता हूँ और ये पेपर में भी पूछे जाते हैं। समझ में आया बात? है ध्यान से समझ लेना अच्छे तरीके से। जो वाणिज्यिक बैंक हमारा निजी भी हो सके, हमारा सार्वजनिक भी हो सके। जब वो निजी होगा तो प्राइवेट होगा, निजी का मतलब प्राइवेट ही तो होगा, और जब सार्वजनिक होगा तो पब्लिक बैंक होगा, इसका मतलब सरकार का बैंक होगा। ध्यान से सुन लेना। वाणिज्यिक बैंक हमारा कोई वाणिज्यिक बैंक कौन सा? वाणिज्यिक बैंक, ठीक है क्या? वाणिज्यिक बैंक सही है। वाणिज्यिक बैंक 2 प्रकार के हो सकते हैं। ये कॉमर्शियल बैंक, कौन सा बैंक है? तो जो कॉमर्शियल बैंक है वाणिज्यिक बैंक, तो जो वाणिज्यिक बैंक है ना, जो कॉमर्शियल बैंक सरकारी भी हो सके, प्राइवेट भी हो सके। ऐसा मान के चलते हैं। इधर ये लोग ये पता क्या करेंगे, इस बैंक में जाकर हाँ जमा कर देंगे पैसे। ये लोग आपस में ये क्या करेंगे, कोई भी हो सके उसमें, हम तुम कुछ भी हो सके। सही बात है। कंपनी वाले भी हो सके, जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े घराने हैं जिनके, वे भी पैसे जमा करेंगे। और इधर लोग लोन लेने आएंगे। ये तो समझा था कल? समझ की बात है। इसके बाद 2 साइड है बैंक के। बैंक की इधर भी समस्या, इधर भी समस्या। बैंक चाहता है कि अधिक से अधिकांश लोग उसके पास आवे और जमा करे। इधर चाहता है अधिकांश लोग उसके पास आवे, ऐसे लोग जो उसके पैसा सेफ रहे और वह उससे लोन लेकर चला जाए। समझ में आया बात है? तो यहाँ मान लो कि लोग आए, उन्होंने 100 रुपये जमा करे, 100 रुपये जमा करे। जैसे 100 रुपये जमा करेंगे ना, इसके पास समस्या बढ़ जाएगी आगे। अब इसके सिर में दर्द हो जाना स्टार्ट हो जाएगा। इसके ऊपर पप्पा बैठे, पप्पा कौन? RBI। ये जो RBI है ना, RBI, इन्हें मैंने कहा इस 100 रुपये पूरे नहीं मैं ब्याज लोन दे सकता है ना, इसे कुछ पैसे 10 रुपये के आसपास, मान लो 10 रुपये के, वैसे 4% के आसपास चलो। जो CRR के तहत ना, CRR का मतलब वो कैश रिजर्व रेशो। लक्ष्मी कहाँ गया? अच्छा, कैश रिजर्व रेशो, नगद आरक्षी अनुपात इसे बोलते हैं। नगद आरक्षी अनुपात। इसके तहत ना RBI कहता, जब तेरे बैंक को कहता कि जब तेरे पास कभी संकट आने वाला होगा ना, तो मैं तेरी मदद करूंगा, इसलिए तू सारे पैसे लोन मत दे, 10 रुपये मेरे पास जमा कर दे। समझ बात है? अब हम CRR को बाद में भी समझेंगे, बस हल्का सा तुम्हें झलक दी है आज समझ में, क्योंकि मैंने कल तुम्हें जोड़ कर दिखाया था ऐसा नोटबंदी से। समझ में आया बात है? इन सब चीज़ों को समझ में आ रहा बात है? कई बार तुम्हें वीडियो देखने पड़े जब जाकर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। सबसे बड़ी खास बात है तुम मेरे सामने बैठे हुए, समझ नहीं बात है? सब सामने बैठ के इंटरेक्शन हो रहा है और बहुत जल्दी बात समझ जा। ऑफलाइन क्लास की खास बात हो। 100 रुपये मैंने बैंक में जमा कर दिए जाकर, जैसे ही बैंक में जाकर जमा कर दिए। अब 100 रुपये तो एक बहाना हो सकता है, मैंने 20,000 करोड़ जमा करे, 20,000 करोड़ रुपये 100 रुपये मान लिया, बैंक में बहुत सारा पैसा जमा हो। लेकिन सवाल इस बात का, ये जो बैंक है ना, ये प्राइवेट भी हो सके, ये जो बैंक हो सके ये प्राइवेट भी हो सके बैंक हो, या फिर ये बैंक होगा सरकारी या सार्वजनिक जिसे बोलते हैं, सार्वजनिक बैंक होगा। जो सार्वजनिक बैंक होगा ना उसे पब्लिक बैंक भी बोलते हैं। कौन सा? पब्लिक बैंक। तो पब्लिक बैंक भी हो सके। तो अधिकांश लोगों का यही मानना कि उनका जो पैसा ना वो पब्लिक बैंक में बहुत सेफ है। समझ में आई बात है? पब्लिक बैंक का मतलब वो सरकारी बैंक कौन सा? SBI। कौन सा? PNB। इनके अंदर अधिकांश सरकारी किसे बोलते हैं? जिसमें 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी हो? सरकार की हो, उसे सरकारी बोलते हैं। तो ये सरकारी लोगों का ऐसा मानना कि सरकारी बैंक में पैसा बिल्कुल सेफ है, क्योंकि सरकार का बैंक है, क्योंकि सरकार का, भारत के लोगों का सरकार पर पूरा विश्वास है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि जब बैंक खोले जाते हैं ना, तो बैंक को खोलने खातिर एक बात पहले तय हो जा, यह बात पहले तय हो जा कि बैंकों के अंदर जो लोग पैसा डिपॉजिट करने आ रहे हैं ना, उनका इंश्योरेंस हो। यस, उनका इंश्योरेंस हो। इंश्योरेंस का मतलब वो दूसरी भाषा में बीमा। हाँ, जो तुमने पैसा जमा करा ना, अगर बैंक में आग भी लग गई ना, सारा पैसा फूक गया, तो बैंक बर्बाद भी होगा, बैंक दिवालिया भी होगा, तब भी तुम्हें एक मिनिमम अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा। तुम जानना चाहते हो वो बीमा कितने का हो, किसके पास हो?
आरबीआई की एक अलग से ही कंपनी, बीमा की कंपनी, उसका नाम तुम मुझे सर्च करके बताना, मेरे बहुत बड़ा सा नाम है, इंडियन इंश्योरेंस करके, मैंने 4 बताई थी इसके साथ, तुम्हें इंश्योरेंस करने का काम है इसका, तो वो इसका वही काम हो, वो कंपनी अलग से ही काम कर रही, वो बीमा कर लगी, कुछ पैसे उसके पास जमा हो जा, और जब भी बैंक में, तो जब बैंक में आग लग गई, पूरा बैंक बर्बाद हो गया, बैंक में सारी संपत्ति धन लूट गया, तो जो आरबीआई के जो इंश्योरेंस कंपनी वह ना हम मिनिमम अमाउंट दे देगी, ये जो मिनिमम अमाउंट था कितना प्रत्येक व्यक्ति के लिए, मान लो किसी का 20,000 जमा था, मान लो किसी का 25,000 जमा था, वर्ष 1956 के आसपास है ना, जो इंश्योरेंस था वर्ष 1956 के आसपास, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, जो इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस का मतलब क्या, दूसरी भाषा में बीमा, हमारे पैसों का बीमा हो रखा है, और वो पैसा का बीमा आरबीआई ने करके दे रखा है एक इंश्योरेंस कंपनी से। ये बताना, इस बात में ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा पैसा ना सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो इतना ही सेफ है, बस भारत के लोगों की जानकारी नहीं है। अब देखो इसका फ़ायदा कौन उठाते हैं, सरकारी बैंक कितना बेहतरीन करके इसका फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि भारत के लोगों को जानकारी नहीं है। तो आज तुम्हें बहुत अच्छी गहराई से पता लग जाएगा कि भारत के लोगों का फ़ायदा किस तरह उठाया जाता है। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है ना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उनके अंदर भी इंश्योरेंस होगा, और जो प्राइवेट क्षेत्र के बैंक उनके अंदर भी इंश्योरेंस होगा। आज समझ में, इंश्योरेंस होगा, और इंश्योरेंस की जो लिमिट थी ना, बहुत पता कितनी थी, 10,000 रुपये पहले, वर्ष 1956 के आसपास ये जो लिमिट थी 10,000 रुपये थी। 10,000, इसका मतलब समझो क्या है, इसका मतलब 10,000 रुपये इस टाइम पे बहुत थे नहीं उस टाइम पर, समझ ही बात यार, उस टाइम में 10,000 रुपये, तो 1956 के आसपास 10,000 रुपये थे। मान लो तुमने 50,000 जमा कर रखे, तो 50,000, बैंक पूरा बर्बाद हो चुका है, बैंक दिवालिया हो चुका है। दिवालिया होने का कल मतलब बताया था, इसका मतलब कोई इंसान दिवालिया होगा, इसका मतलब कपड़े छोड़ के उसके पास कुछ नहीं बचा, रोड पर आएगा, आसान भाषा में समझाने के लिए, उसके पास कुछ नहीं बचा, बर्बाद हो चुका हो। तो इसका मतलब है कि जो है ना, कि जो इंश्योरेंस, कोई बैंक बर्बाद हो चुका, तुमने किसी बैंक पर जाकर पैसे जमा कर रखे थे 20,000 रुपये, 1956 की बात है, और 20,000 रुपये 20 लाख के बराबर थे। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे 10,000 रुपये भी तो पूरे सेफ है, आराम से तुम्हें 10,000 रुपये तुम्हारे कट जाएंगे, 10,000 रुपये तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि बैंक को भी तो घाटा हुआ, लेकिन फिर भी चाहे कुछ भी होगा, भी 10,000 रुपये तुम्हें सरकार देगी। सरकार नहीं देने का तो कौन देगा, आरबीआई। आरबीआई सरकार के जरिए तुम्हें कहेगा, भारत सरकार कहेगी टेंशन मत लो, तुम्हारा पैसा सेफ है, 10,000 मिलेंगे तुम, क्योंकि इंश्योरेंस हो रहा है। अच्छा, यह लिमिट अब बढ़ चुकी होगी, वर्ष 1956 था, अब 2022-23 चल रहा है, अब इस लिमिट को तुम्हें बढ़ा के पता कितना कर दिया गया, अब देखो कितना बढ़ा के कितना कर दिया गया, इतना कर दिया गया, वर्ष 2023 चल रहा है, और वर्ष 2023 में इस लिमिट को बढ़ा के इंश्योरेंस को 5 लाख कर दिया गया। कितने, 5 लाख। मान लो किसी व्यक्ति ने जो हो 5 लाख, समझ रहे हो ना इसका मतलब, फिर इसके हिसाब से वो कितने दिन पैसा रखा था, कितने दिन था, वो अपने आप से कैलकुलेट करके देगा। इसका ही मतलब है, 1 साल तक तुमने बैंक में पैसे रखे थे, तुम्हारे 15 लाख रुपए थे, 15 लाख मतलब पूरे बैंक में आग लगी या कुछ घटना होगी, बैंक दिवालिया होगा, तो तुम्हें लास्ट में जाकर 5 लाख मिलने, चाहे तुम्हारा सरकारी बैंक था या प्राइवेट बैंक था, 5 लाख मिलने तुम्हें। समझ में यही बात है, क्योंकि तुम्हारा पैसा सेफ है। समझ में आया बात है, इतना ही सेफ है जितना प्राइवेट में, इतना ही सरकारी में। ये बात भूल जाते हैं लोग, लेकिन लोग कौन से बैंक में पैसे जमा करना चाहते हैं, सरकारी या प्राइवेट लोग। सर अब मैंने क्या कहा था, पैसा तुम्हारा इतना ही सेफ, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट। कहीं यूँ तो है नहीं, यूँ तो है नहीं कि जो प्राइवेट वाले ये फ्लाइट लेकर भाग जाएंगे। समझ ही बात है, तो भारत के लोग इतने अनपढ़ है बेचारे, समझ ही बात है, वे प्राइवेट बैंक में जाना जाते हुए डरते हैं, उन्होंने कहा बैंक भाग जाएगा, बैंक भाग कर जाएगा कहाँ, भारत की सीमा से बाहर जाएगा, कैसे चला जाएगा। समझ में ही बात है, प्राइवेट बैंक में भी तुम्हारा पैसा इतना ही सेफ है, और जो सरकारी बैंक है ना, उसमें भी तुम्हारा पैसा दोनों में इतना ही सेफ है जितना प्राइवेट बैंक में सेफ है। समझ में आया बात है। अब दूसरी भाषा में एक बात बताऊँ मुझे, कि जो बैंक, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से, बहुत गहराई से बात बता रहा हूँ, मैं तुमसे सवाल पूछूंगा, ये बात बता दो, समझ में नहीं आई। अभी जो हमारा इंश्योरेंस का जो लिमिट हो कितना, 5 लाख। मान लो कितने पैसे तुम जमा कर रखे, तुम्हें मिनिमम समझ लो 5 लाख मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर किसी ने 3 लाख ही जमा कर रखे तो 5 लाख का हिसाब लगाकर आराम से देंगे, कितने देने हैं उसे। समझ में आई बात है, बस इतना बताना चाह रहा है इस बात पर कि चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, तुम्हारा पैसा दोनों में इतना ही सुरक्षित है जितना सरकारी में जितना ही प्राइवेट में। लेकिन जो बैंक है ना, ध्यान तो सुनना मुझे, ये वाणिज्यिक बैंक, ये कौन है, आरबीआई। ये वाणिज्यिक बैंक है, ये आरबीआई है, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। जो वाणिज्यिक बैंक है, वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा जो डिपॉजिट रेट होया, इसने कहा कि मैं 10% दूंगा, लोगों को कहा आओ तुम बैंक में जमा करो। मान लो मैं बैंक को, ये सारी इधर की 3-4 लड़की आई, कहने लगी हम आपके पास बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं, ठीक आ जाओ। तो जब बैंक में तुम जमा करोगे, तुम्हें 10% पर तुम्हें पैसे दूंगा, 10% पर मैं, इसका मतलब है 100 रुपये पर 110 रुपये दूंगा। 1 साल बाद, 1 महीने में नहीं, 1 साल बाद जो ब्याज हो वार्षिक हो, सब वार्षिक होने का मतलब 1 साल की बात है। 100 रुपये तुम मेरे पास मेरे बैंक में डाल कर रखो, इसका मतलब फिर मैं आपको जब लौटाऊंगा 110 रुपये लौटाऊंगा। ये मेरे पास आई तीनों, ये कहने लगे मैं पैसे की जरूरत है, मैंने कहा आ जाओ कोई बात नहीं। उन्होंने कह रही आप हमें पैसे दे दो, मैंने कहा ठीक है ले जाओ कोई बात नहीं। मैंने कहा कब लौटाओगे, 1 साल बाद लौटाओगे। मैंने कहा मैं तुमसे 115 रुपये लूँगा। आज इस दौरान मैंने जो अपना रेट था 15% रखा, कितना रखा,
15%। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक, ये 15% जो रेट है ना, ये 15% रेट, और ये जो रेट है वाला रेट, इसे हम डिपॉजिट रेट बोलेंगे, जमा दर, इसे बोलेंगे जमा दर, जमा दर, डिपॉजिट रेट। हाँ, डिपॉजिट रेट। जितना हो सके क्वेश्चन देखना शुरू कर दो। ये सारे ऐसे ऐसे नाम मिलेंगे ना वहाँ जितने, फिर तुम कंफ्यूज नहीं होने के। ये जमा दर डिपॉजिट रेट है, और जो डिपॉजिट रेट है ना, आया समझ में, जो डिपॉजिट रेट है, ठीक, इसे हम दूसरी भाषा में, इसे जो जिस जिस बैंक पर ना, जिस दर पर ये दर रेट है, जिस दर पर बैंक ब्याज देते हैं, वाणिज्यिक बैंक लोन देते हैं, जिस दर पर वाणिज्यिक बैंक लोन देते हैं उसे ना लैंडिंग रेट बोलते हैं। लैंडिंग रेट, पता नहीं से क्या बोलते, उधारकर्ता दर, उधार दर बोलते हैं इसे, उधार दर। समझ में आई बात है? उधार दर बोलते हैं इसे, उधार दर इसे बोलते हैं लैंडिंग रेट। लैंडिंग रेट इंग्लिश में बिल्कुल सही है, जैसे सर्च करोगे ना गूगल पर जाकर अपने आप आ जाएगा। तो लैंडिंग रेट। अब सवाल है, जो लैंडिंग रेट है और जो हमारा सुनते रहना ध्यान लगेगा, जो लैंडिंग रेट है और जो डिपॉजिट रेट है, इन्हें तय कौन करता है? तो इन्हें तय करता था वर्ष 2011 से पहले। जैसे तो ये जो लैंडिंग रेट, देखो ध्यान तो समझना अच्छे तरीके से। एक तो लैंडिंग रेट है, लैंडिंग रेट का मतलब जितने रेट पर बैंक लोगों को ब्याज दे, वो दे रहा, लोन दे रहा, लैंडिंग रेट। तो एक तो लैंडिंग रेट है, कौन सा रेट है? लैंडिंग रेट। और दूसरे नंबर पर कौन सा रेट है? डिपॉजिट रेट। डिपॉजिट रेट, हाँ अपना दिमाग खुला रखना क्योंकि सवाल पूछूंगा। डिपॉजिट रेट, तो जो दोनों रेट है, अब इन रेट को पहले ना वर्ष 2011 से पहले, 2011 से पहले, वर्ष 2011 से पहले ना इन दोनों रेट को, चाहे इधर वाला रेट हो चाहे इधर वाला रेट हो, बैंक में आओ पैसे जमा करोगे, ये सब ना आरबीआई के हाथों में था। ये सब आरबीआई के हाथों में था। यस, आरबीआई के हाथों में। किसके हाथों में था? आरबीआई। यानी इन बैंकों पर ना पहले वाणिज्यिक बैंकों पर आरबीआई का नियंत्रण था, आरबीआई तय करता था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, इस इन रेट को, चाहे वो लैंडिंग रेट हो, उधार दर हो, चाहे वो जमा दर हो, इन सबको तय करने का काम किसका था? आरबीआई का। 2011 से पहले ही करता था। 2011 से पहले, 2011 से पहले बताओ कौन करता था? आरबीआई। लेकिन 2011 के बाद ना आरबीआई ना इन वाणिज्यिक बैंकों को ऑटोनॉमी देते हुए, स्वायत्ता देते हुए, जैसे स्वायत्ता दी, ऑटोनॉमी दी, जो इंग्लिश के वर्ड ये भी पकड़ने स्टार्ट कर दो। जैसे ऑटोनॉमी दी, जैसे स्वायत्ता दी, जैसे स्वायत्ता दी, तो क्या हुआ? इन आरबीआई का इनके प्रति रेगुलेशन खत्म हो चुका है। जब रेगुलेशन खत्म हो जाना, रेगुलेशन का मतलब नियंत्रण हो, तो उस दूसरी भाषा में कहते हैं अनियंत्रण। अनियंत्रण का मतलब डीरेगुलेशन। तो आरबीआई ने इनके प्रति रेगुलेशन हटा दिया, उसे डीरेगुलेशन कहते हैं। समझ में आई बात? या जैसे रेगुलेशन हटाया, इनके प्रति नियंत्रण हटाया, तो इन्हें स्वायत्ता दे दी गई। और जैसे स्वायत्ता दे दी गई ना, आज बैंक आज़ाद है पूरी तरह, ये खुले का काम कर सकते हैं। बैंक कई साल से चाह रहे थे कि हमें स्वायत्ता दे दीजिए, हमारे हाथ बंधे हुए। तो बैंकों के जो हाथ थे ना, वे खोल दिए गए पूरी तरह, और उन्हें कहा गया कि आप ना अब आपके ऊपर छोड़ देगा लैंडिंग रेट में, डिपॉजिट रेट भी, जितना मन मर्जी इतना रखो। और जैसे ये करा ना आरबीआई ने, जैसे आरबीआई ने ये करा, तो तुरंत पता क्या हुआ? आरबीआई ने जैसे इस डिपॉजिट रेट को और लैंडिंग रेट को वाणिज्यिक बैंकों को दे दिया, तो जो प्राइवेट बैंक और जो सरकारी बैंक, एक तो प्राइवेट बैंक, एक सरकारी बैंक, तो उनके बीच में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अब देखो कैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, अपना दिमाग खोल कर रखना अच्छे तरीके से। सवाल पूछूंगा तुम, मैंने पहले कहा तुम। तो जो 2011 की बात थी, 2011 से पहले पहले क्या हुआ करता था? 2011 से पहले पहले जो रेट है, ब्याज दरों हैं, जो चाहे लैंडिंग रेट हो चाहे डिपॉजिट रेट हो, इन्हें तय करने की जिम्मेदारी आरबीआई की थी। आरबीआई ने ना जो वाणिज्यिक बैंक भारत के अंदर, उसके हाथ बांध रखे थे। और बैंक कई साल से चाह रहे थे। वर्ष 1997 में ना बैंकिंग के अंदर बहुत बड़े रिफॉर्म हुए थे। नरसिम्हा राव कमेटी बनाई गई थी। नरसिम्हा राव की जब कमेटी बनाई गई थी, बहुत बड़े रिफॉर्म हुए थे। तो जो बैंक होते ना, बैंक चाह रहे थे कई साल तक कि हम स्वायत्ता दे दी जाए। हाँ, आखिरकार में ऐसा ही हुआ। मनमोहन सिंह की सरकार थी 2011 में, अब बैंकों को स्वायत्ता दे दी गई, तो बैंक खुल कर काम करने के संपर्क में आए। समझ। तो उसके बाद देखो क्या हुआ, एक तरफ थे हमारे प्राइवेट बैंक, एक तरफ हमारे गवर्नमेंट बैंक। जो गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक समझते हो तुम? इसका मतलब जहाँ सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा है, गवर्नमेंट बैंक। तो गवर्नमेंट बैंक का मतलब हमारे इसे बोलते हैं सरकारी बैंक। सरकारी बैंक और सरकारी बैंक का उदाहरण बता दो कोई, जैसा एसबीआई भारत का सबसे बड़ा बैंक है इस टाइम, उदाहरण। एक तरफ प्राइवेट बैंक और प्राइवेट बैंक का कोई उदाहरण बता दो जरा, कोई एक बता कुछ। एक्सिस बैंक ले लो, एक्सिस बैंक आया समझ, उदाहरण ले लें, महज एक उदाहरण और कुछ नहीं है। समझ बात है? एक तरफ प्राइवेट बैंक, एक तरफ सरकारी बैंक, एक तरफ प्राइवेट बैंक। तो जो प्राइवेट बैंक है ना, जब ये इनका जब इनका जमा ब्याज दर था, जो जमा ब्याज दर था, ध्यान तो सुनते रहना, जो जमा ब्याज दर था इनका, जमा ब्याज दर था, तो 2011 के आसपास ना, 2011 के आसपास ये पता कितना था जमा ब्याज दर? 10%, 4%। कितना परसेंट? 4%, 5%। इससे फालतू कभी नहीं गया, सब पे इतना ही था, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। इसका मतलब तुम बैंक के पास आओगे, 100 रुपये जमा करोगे, बैंक तुम्हें एक साल में 104 रुपये देगा।
उसके हाथ बांध रखे थे, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। इस रेट को कौन तय करता था? आरबीआई। समझ में आ रही बात है? इस रेट को जो जमा ब्याज दर डिपॉजिट रेट से तय कौन करता था? आरबीआई तय करता था। तो आरबीआई के हाथ बांध रखे थे, लेकिन वो लगभग कितना चल रहा था उस टाइम पर? 4%। ट्यूशन का टाइम है, करूँगा भैया कोई आया था घर। अब बताओ मुझे, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। तो जो डिपॉजिट रेट था ना पहले, जो 2011 के आसपास, 2011 के आसपास ना जो डिपॉजिट रेट था, डिपॉजिट रेट था, तो डिपॉजिट रेट पता कितना चल रहा था? डिपॉजिट रेट चल रहा था 4% के आसपास। कितना? जो डिपॉजिट रेट 4% के आसपास चल रहा था 2011 से पहले। अब 2011 में स्वायत्ता दे दी गई, तो जो प्राइवेट बैंक थे ना, इन आपस में बैंकों में कंपटीशन बढ़ गया। अब तो इनके हाथ खुले हुए। हर बैंक क्या चाहता है? अधिकांश लोग उसके पास आए और सारे पैसे जमा करें। आया समझ में? और अधिक से अधिक लोन वांटे, ये तो चाहेगा बैंक। समझ में आ बात है? प्राइवेट बैंक इधर गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट बैंक प्राइवेट बैंक, इनके 2011 में जो डिपॉजिट रेट सारे बैंकों का 4% के आसपास था। तो जैसे ही 2011 में स्वायत्ता दे दी गई ना, तो जो प्राइवेट बैंक थे इन्हें खुल कर काम करने का मौका मिला। और इन्होंने पता क्या करा? लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए, लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए क्या करा? इन्होंने जो डिपॉजिट रेट था, इधर भी लोग आए समझ में, इधर भी लोग इधर लोन देंगे, आए समझ में, लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए अपना रेट बढ़ाकर 7%। और जो गवर्नमेंट बैंक, इन्होंने भी कुछ करा होगा अट्रैक्टिव करने के लिए। आ जाओ, इन्होंने भी कुछ काम करा लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए, क्योंकि अब जन्म में कंपटीशन हो चुका, इनमें कंपटीशन हो चुका। समझ रहे ना? तो मेरी बात में क्या कहने कुछ कर रहा? इसमें इन्होंने जो रेट था, यहाँ भी लोग होंगे, ये लोग में हैं जो जमा करेंगे, और ये वो लोग जो उधार लेने आ रहे हैं। आए समझ में? ठीक। तो ये जो डिपॉजिट रेट है ना, जो डिपॉजिट रेट, प्राइवेट बैंकों ने अपना डिपॉजिट रेट बढ़ा दिया। और डिपॉजिट रेट बढ़ा दिया, पता क्या कहा? मेरा 7%, मेरा 8%, मेरा 11%, 10%। तो लोग तो उसमें जाएंगे ना जिसमें ज़्यादा रेट मिलेगा, ज़्यादा ब्याज मिलेगा। मैं अपना पैसा उस बैंक में डाल दूंगा। एक तो बैंक ऐसा जो मुझे 100 रुपये जमा करने पे 104 रुपये दे रहा है, एक बैंक ऐसा जो मुझे 100 रुपये जमा करने पे 107 रुपये दे रहा है। तो मैं कौन से बैंक में जाना पसंद करूँगा? कौन से वाले में? जो 7 रुपये दे रहा है। शाबाश, वेरी गुड। लेकिन तुम्हें जान के हैरानी होगी, सारे बैंकों ने अपना डिपॉजिट रेट बढ़ाया जानबूझकर ग्राहक को आकर्षित करने के लिए, लेकिन सरकारी बैंकों ने ना अपना डिपॉजिट रेट नहीं बढ़ाया। जो का तू 4% रखा, आज भी 4% के आसपास ही चल रहा है कुल, 4%, 3%। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सरकारी बैंकों ने अपना डिपॉजिट रेट क्यों नहीं बढ़ाया और प्राइवेट बैंकों ने अपना डिपॉजिट रेट क्यों बढ़ाया? समझ बात क्या? सरकारी बैंकों ने आज तक डिपॉजिट रेट नहीं बढ़ाया, और जितने भी खाते हैं ना सारे के सारे सरकारी बैंकों में, प्राइवेट बैंकों फिर भी खाते कम है। इसे कहते हैं भारत सरकार, भारत के लोगों, भारत की सरकार पर विश्वास। सरकारी ना, जहाँ सरकारी सब जुड़ जाना, सरकारी का सब तो मुफ्त, फ्री। इसका सरकारी का मतलब नाम ही है। कितना लगाओ भारत के लोगों का सरकारी चीज से। समझ बात है? रिश्ता करवाने जाते हैं तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? लौंडा सरकारी क्या? सरकारी। तो ये सरकारी ना गवर्नमेंट, उसका लगाओ, उसकी छाप यहाँ भी दिखाई दे रही है तुम्हें। कितना लगाओ, कितना मोहो। अब तुम्हें जान का हैरानी होगी, इनके अंदर ना डिपॉजिट रेट, इनके अंदर जो गवर्नमेंट बैंक, इनके अंदर डिपॉजिट रेट प्राइवेट बैंकों से कई गुना ज़्यादा। प्राइवेट बैंक के अंदर तुम जाओगे ना, रेट देख लो कितना ज़्यादा, 3%, 4% फालतू दे रहा, लगातार बढ़ाते चला जा रहा। बीच में जब एडवर्टाइज आते थे, जब मैं मैच देखता था, IPL में पैसे लगाता था, बीच में एक ऐड आता था कोटक महिंद्रा बैंक का, उसमें आता था 4%, यानी सरकारी बैंक को कह रहा हूँ, 4% या 11%। लोग कहाँ जाएंगे? 11%। उसके पास तब भी लोग नहीं हैं। भारत के लोगों का सरकार पे इतना विश्वास है। समझ नहीं बात है? लेकिन उन्होंने कौन समझा हुआ? चाहे प्राइवेट बैंक हो चाहे सरकारी बैंक हो, पैसा तो हमारा दोनों जगह सेफ है। समझ में आए बात है? पैसा तो हमारा दोनों जगह सेफ है, चाहे गवर्नमेंट बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि भारत के लोगों के अंदर ये ऐसा, भारत के लोगों ने ऐसा क्यों करा? पहले नंबर पर एक तो भारत के लोगों को जागरूकता नहीं है। अब तुम जागरूक हो चुके हो पूरी तरह। तुम प्राइवेट रखो ही मत सरकारी बैंक में पैसा, बिल्कुल भी। तो यहाँ भारत के आम तरीके के लोग ऐसे दिखाई देंगे, 2 खाते खोल लेंगे। कितने? एक तो ऐसा खोल लेंगे जो सरकारी बैंक में होगा, मोटा पैसा सरकारी बैंक में रखेंगे। अबे बेवकूफ कहीं के, इसमें रखो पैसा, वहाँ भी तो इतना ही सेफ, मोटा पैसा वहाँ रखो, ज़्यादा ब्याज भी लगा। ऐसे बैंक में खाता खोल कर रखो जिसको कोई नहीं जानता, ज़्यादा रेट दे रहा होगा, उसका चेक करो डिपॉजिट रेट कितना, पैसा जमा करने में कितना दे रहा है। मान लो एक बैंक, देखो ध्यान से, इसमें क्या अंतर है तुम बताना। देखो मैं सरकारी बैंक में गया, SBI में, एक एक्सिस बैंक में चला गया, जो रेट है ना मान लो 10% के आसपास है। कितना? 10%। ध्यान से सुनो, मेरे हाथ में, तुमने ना मेरे हाथ में 20,000 रुपये, देख लो, इससे तुम समझ भी जाओगे। 20,000 रुपये मेरे पास,
अब मैंने सोचा मैं SBI में जमा करूँगा, चलो मैं 20,000 रुपये जाकर ना SBI में डाल दिए। इस पर रेट कितना 4%, 4% निकाल लो, 4 बटा कितना बैठा का 100, धड़ 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 काट 200, कितना बैठा का 4 दूनी 8, 800 रुपये ब्याज। यानी इसका ही मतलब 20,800 रुपये मिलेंगे मुझे 1 साल बाद। 1 साल बाद मुझे 20,800 मिलेंगे। तो 20,000 कितने मिलेंगे 800। ये कौन से बैंक के? सरकारी बैंक। उस वाले बैंक में चले जाओ, उस वाले बैंक में चले जाओ। 20,000 गुना 10 बटे में कितना 100, धड़ 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 काटो, कितना बैठेगा 2,000 बैठेगा नहीं। अब ये 20,000 में 2,000 जोड़ो, कितना बैठेगा 22,000 नहीं बैठेगा। तो 22,000 इस बैंक में मुझे जमा करके 22,000 मिलेंगे। इसमें कितने मिल रहे? इसमें केवल 800 रुपये, उसमें 2,000 रुपये मिल रहे। तो कौन से बैंक में पैसे जमा करना चाहिए? फायदा किस में? प्राइवेट में। और लोग कहाँ कर रहे जाएगा? तुमने भी कहाँ खुलवा रखा खाता? तेरे घर वालों ने भी कहाँ खुलवा रखा है? पड़ोसी ने भी कहाँ खुलवा रखा है? पता लग गया। अभी आज कहाँ मिल रहा जाता? अब पैसा कहाँ सेफ है? क्यों? क्योंकि क्या हो रखा है? इंश्योरेंस हो रखा है। कितनी लिमिट देने ही पड़ेंगे। अब 5 लाख तरह के हफ्ते किसी बैंक में पड़े भी नहीं होंगे जाकर, मुझे तो लगता नहीं। सही बात है, सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करो। कैसे? हाँ हाँ हाँ, तो नुकसान हुआ, साफ साफ नुकसान दिखा दे। 5 लाख तो मिल गए ना, बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरा उसके लिए लॉस, सही जा रहे हैं आप, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन पता क्या है दिक्कत? यहाँ कि अगर आप ना सुन लो, ध्यान लगाकर, अगर सुन लो, अगर 5 लाख हमने बैंक में जमा कर रखे, तो इतनी सबसे बड़ी मूर्खता कि 10 लाख 5 लाख बैंक में जमा क्यों करो? इससे बड़ा ठाकर प्लॉट खरीद दो। तो यहाँ के लोगों की सबकी यही मानसिकता, कोई बैंक में रखता ही नहीं इतना पैसा। जो आम आदमी, जो रिटेल बरोबर है ना, खुदरा बरोबर है, जो हमारा तुम्हारे जैसा, तो मुझे नहीं लगता वो 5 लाख रुपए का, वो 5 लाख रुपए का इससे बढ़िया कुछ बिजनेस कर लेगा, जमीन खरीद लेगा या सोना खरीद लेगा। भारत के आम लोगों के अंदर ऐसी प्रवृत्ति देखी जाती है। इसलिए अधिकांश लोग 5 लाख से ज़्यादा फालतू रखते ही नहीं, और रखने भी नहीं चाहिए। मैं भी नहीं रखता खुद भी। समझ में नहीं बात है? किस? हाँ, हम बता रहे हैं ना, आप अपने घर वालों के बारे में सोच, मैं बता रहा, आप अपने घर वाले के बारे में सोच रहे, जब तो आपको यहाँ पढ़ने भेजा गया। अब जो जागरूक करो, जाओ और बताओ, इसे तो भेजा जा रहा है आपको। फिर क्लास किस काम की? सही बात है, सही डायरेक्शन में जा रहे हो आप। जानकारी नहीं है तो जानकारी होगी, जागरूक करो आप, कैंप लगाओ गली गली जाके, क्या दिक्कत होगी? और किसी को सवाल पूछना, सवाल पूछोगे तो ज़्यादा दिमाग खुलेगा, क्योंकि मैं डिबेट करके बातें खुल जाती है। अगर सवाल दबे रह गए ना भी, तो तुम समस्या खड़ी हो जाएगी। समझ में आया बात? या फिर तुम सोचोगे बैठे बैठे ऐसा हो सकता नहीं सोच, क्योंकि तुम बैंकों के इतने चक्कर नहीं काटते जितने मैंने काट रखे। समझ नहीं बात है? ठीक, कल मैंने तुम्हें पूरा इतिहास बताया था बैंकों के बारे में। यहाँ देख लो, इतनी बात बताओ, तो कौन से बैंक में पैसे जमा करोगे? अब तुम जब भी तुम, इसका क्या फायदा हुआ? आज पढ़ रहे थे, आज ये फायदा हुआ, अगर तुम कल मार्केट में तुम्हारे पास पैसे आते हैं और तुम अपना खाता खुलवाने निकलते हो, और तुम्हारे घर वाले कहेंगे सरकारी में खाता खुलवा, सरकारी में SBI में, तो तुम पता क्या करो? अरे अपना काम कर लो, चल जाएगा। पता लग चुका, क्योंकि तुम्हारे पैसे का इंश्योरेंस हो रखा है। इतना ही सेफ है जितना प्राइवेट हो। तो फायदा हुआ नहीं ये क्लास में बैठने का फायदा? चलो इसे कैलकुलेशन को मिटा देता हूँ। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? तो इतने भारत के लोगों का सरकारी चीज से इतना लगाव। अब ऐसा क्यों है? भारत के लोगों को सरकारी चीज से इतना लगाव क्यों है? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि भारत के लोगों को सरकारी चीज से इतना लगाव क्यों? इसे कहते हैं जागरूकता नहीं है, अजागरूक लोग भारत के। दूसरा क्या है, भारत के लोग पूरी तरह भ्रष्ट। इनके DNA के अंदर जो केंद्रक हो ना, उसके अंदर भ्रष्टाचार है। सही बात है, DNA के अंदर, उसके अंदर जो केंद्रक हो, भ्रष्टाचार उसके अंदर ही भ्रष्टाचार छिपा हुआ। इन्हें चाहिए सब चीज मुफ्त में, फ्री में चाहिए। सही बात है, ठीक। लेकिन पता ही नहीं, जानकारी नहीं है। जानकारी ना होने के कारण ना SBI इनका फायदा उठाया देखो, और आज तक उसने अपना डिपॉजिट रेट नहीं बढ़ाया। उसे पता ना कि सरकार को ज्यादा लगाओ लोगों का, नहीं तो लूट नहीं रहा है ना। कितना पैसा कमा रहा कम रेट पर, वो ज्यादा रेट पर दे रहा, फिर भी लोग उसके पास नहीं जा रहे, क्योंकि एक नाम लग गया ना प्राइवेट। जी ये प्राइवेट नाम और सरकारी नहीं हो, प्राइवेट और सरकारी, ये दिमाग का इतना बड़ा वहम हो ना, बस क्या बताऊं तुम्हें। और लोग इतना भूल जाते हैं, काम दोनों में ही करना पड़ेगा, चाहे तू प्राइवेट में चला जा चाहे सरकारी में चला जा। लेकिन सरकारी का मतलब है मुफ्त का मतलब एक बार चले गए सरकार के जमाई बन के, कुछ नहीं करना। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई भाई? हाँ
लोन लेने के लिए भी सरकारी बैंक में जाओगे और सरकारी वाले देते नहीं फिर लोन ही ना। सही बात है, प्राइवेट वाले लोन लेने को तैयार है, सरकारी वाले देते नहीं लोन। सरकारी ये सरकार के बैंक में पैसे तो जमा कर देंगे जाकर, सरकारी बैंक को तो लोन देके दिखा दो ना। चक्कर काटते काटते दुनिया बीत गई, कोई 4 साल हो गए चक्कर काट रहा। मैंने कहा 10 करोड़ का लोन दे दो, तो कितने चक्कर काटे। उस मैडम को 20 बार मैंने चाय पिला दी, मैडम बदली भी गई, दो मैडम आ गई। समझ की बात है, 20 बार चाय पिला दी, 20 बार जलेबी खिला दी, तब भी लोन ही सुनी हुआ। नु कहती आज इसमें कागज में प्रॉब्लम, आज इसमें ये प्रॉब्लम, आज इसमें प्रॉब्लम, इतने निकम में। समझ की बात है। फिर बाद में जाकर मुझे पता क्या बताया किसी ने, पैसे नहीं देने की लोन। मैंने कैसे देगी, नु कह रहे वहाँ बोली लगा, इनका कमीशन फिक्स हो। अगर 10 करोड़ का लोन इशू करवागी ना, तेरा पास करवागी, तो उसे कम से कम 2-3 लाख रुपए चाहिए उसके खाते में, बिना बताए देने पड़े उसे। तब मैंने समझा, मैंने कहा यूँ काम नहीं करने का, मैं लोन देती होते नहीं देना ना दे। समझ बात है क्या। प्राइवेट जो बैंक उनकी इतनी अक्षमता नहीं है, वे ज़्यादा लोन दे सकते 10-20 करोड़ का लोन, 10 करोड़ का, 20 करोड़ का। कुछ बैंक है, इनके पास पैसा है ही तो नहीं, पैसा है ही तो नहीं इनके पास। अभी हम यहाँ तुम बैठे हुए हैं, तुम जागरूक हो, तुमने अपना टाइम दिया, तो तुमने तो बैंकिंग की जानकारी हुई। सही बात है। अब जो बाहर लोगों ने सबको तो ये पता बस सरकारी बैंक से। बात समझ में आई। अब सवाल है, लोगों ने पैसे जमा कर दिया, एक चुप हो जाओ, लोग आए पैसे जमा कर दिया, और सुनो ध्यान से अच्छे तरीके से। लेकिन एक प्रॉब्लम भी तो भैया, हाँ जैसे हम हम जैसे पढ़ाई करते हैं, हाँ, तो हम हमारे वहाँ से खाता लगेगा, तो वो भी तो गवर्नमेंट ही मांगा कि सरकारी जो बैंक वही का ही खाता लगेगा, प्राइवेट का वहाँ भी नहीं लगता। कहाँ से? जैसे स्कॉलरशिप के पैसे आए थे ना, तो मुझे एसबीआई में खुलवाना पड़ा है। अच्छा देखो, उनका जो जिसका उसके साथ ना कॉन्टैक्ट हो रखा हो बैंक, जो सरकार का पैसा ना, जो सरकारी स्कीम का पैसा, योजनाओं का पैसा, वो तो सरकार सरकारी खाते में डाल लेगी ना, सरकार का पैसा। वो क्यों प्राइवेट में डाल लेगी, बेवकूफ़ है सरकार। जो योजनाओं का पैसा, सोचो से लिंक करो, कोशिश करो, ये योजनाओं का पैसा वो सरकारी खाते, सरकारी रास्ते के माध्यम से आएगा। कहीं ऐसा थोड़ा ही है, ऐसे थोड़ा ही है आज नहीं तो कल तुम IAS बन जाओ और खुद की मोटरसाइकिल लेकर घूम रहे, या खुद की गाड़ी ली और उस पर बत्ती लगवाई, लाल बत्ती, ऐसा थोड़ा ही है। मैं बता दो, जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा ना, मैं एक चीज़ बताऊंगा, तुम 10 चीज़ सोचोगे। ठीक, ये खास बात है। तो गवर्नमेंट बैंक हो गए, प्राइवेट, अभी तो देखो और क्या क्या पता लगने वाला तुम, कितने निकम में बैंक ही हैं, अभी तो पता लगेगा तुम्हें इनके बारे में। और फिर बताऊँगा सवाल कैसे आते हैं पेपर में, और कैसे बाउंसर जाते हैं। समझ में आया बात, है कैसे बाउंसर जाते हैं। चलो ठीक, इतना बता दो, मुझे समझ में आया नहीं आ रहा। तो बैंक में जिस रेट पर हम बैंक में पैसे जमा होते हैं उसे हम जमा दर कहते हैं, डिपॉजिट रेट कहते हैं। पैसा इतना सारा डिपॉजिट हुआ, समझ में बात। या और जिस बैंक को जिस दर पर, ये दर रेट जिस दर पर बैंक ना उधार देता, उसे ना हम लैंडिंग रेट कहते हैं, लैंडिंग रेट। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई। मैं थोड़ा सा अगर एक कॉन्सेप्ट थोड़ा एक लेवल और ऊपर लेके जा रहा हूँ, और थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद तुम हमारी नहीं समझ में आ बात। है मैं अभी तो बहुत आराम से अपनी स्पीड मैंने तेज नहीं करी, जानबूझ कर नहीं करी तेज, क्योंकि तुम पकड़ ही ना पाते। मैं अपनी स्पीड धीमी नहीं रखता, मैंने बहुत धीमी तरीके से समझाया। समझ बात है। गाना सुना होल्ले होल्ले, समझ में आया बात। तो क्या सीखे क्या है, बैंक प्राइवेट हो दोनों पैसा से। जरा एक बात और बताओ, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके से। एक हो डिमांड डिपॉजिट, एक हो टाइम डिपॉजिट। एक हो डिमांड डिपॉजिट, एक हो टाइम डिपॉजिट। अब देखो डिपॉजिट 2 प्रकार के हो, जो तो बैंक में पैसे जमा करते हैं ना लोग, वे 2 प्रकार के पैसे जमा कर सकते। अब थोड़ा अपने से जोड़ना, ध्यान से देखना अच्छे तरीके से। जो लोग है ना ये बैंक में पैसे जमा करने जाते हैं, मानो कुछ लोग हैं ये बैंक में पैसे जमा करने चले गए, तो 2 तरीके के पैसे जमा करेंगे। एक तो हो डिमांड डिपॉजिट, सुनूंगा तुमसे क्या बताया, डिमांड DEMAND, डिमांड डिपॉजिट। इसे क्या बोलते हैं, मांग जमा डिपॉजिट, इसे बोलते हैं मांग जमा। मांग जमा, मांग भरी नहीं, मांग जमा। दूसरे नंबर पर जो हमने पैसे जमा करेंगे इसके अंदर। अब मांग जमा क्या है, डिमांड डिपॉजिट का मतलब अगर 24 घंटे में वो पैसा बैंक से मांगा गया ना, तो बैंक को देना पड़ेगा
बैंक कैन नॉट बी डिनाई दिस डिपॉजिट। इसका ये मतलब बैंक ना 24 घंटे के भीतर उस पेमेंट को कभी भी डिनाई नहीं कर सकता, चाहे बैंक के अंदर ना आग लग के बुझ गई। वही बात है, बहुत रेयर केस में भी अगर 24 घंटे के अंदर पैसा मांगा तो पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा हुआ तुम्हें किसी को पैसे फोन में पेटीएम करना और तुम्हारा जो बैंक ने मना कर दिया कि आज मेरी स्थिति खराब है, समझ, इस ऐसे डिपॉजिट को हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। या तुम बैंक में लाइन लगा खड़े हुए थे और तुम बैंक के पास के चले गए और बैंक ने कहा आज पैसे हैं नहीं, घर चले जाओ, कल को जाइए। ऐसा हुआ? कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता इस तरह। बैंक ना डिमांड डिपॉजिट को कभी मना नहीं कर सकता। एक और टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट कौन सा हो? तो डिपॉजिट दो प्रकार के हो। डिपॉजिट का मतलब क्या हो? जमा, ठीक है। एक तो हो मांग जमा। मांग जमा पता लगे क्यों कह रहे हैं? जब मांग करूंगा ना तुरंत मेरे पास जमा करना पड़ेगा, इसे मांग जमा कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट आज 500 रुपये जमा कर दिए, आज 2000 जमा कर दिए, आज 20,000 जमा कर दिए, कल को 10,000 जमा कर दिए, फिर 5,000 निकाल लिए, ऐसा टाइम टू टाइम, इसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, जो पैसा हम ज़्यादातर जमा करते रहते हैं। दूसरे नंबर पर एक तुमने नाम सुना होगा, टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट ये बहुत खतरनाक चीज़ है, समझिए बात। इस तरह तुमसे जोड़ूंगा, देखो टाइम डिपॉजिट, ये पैसा भारत में, ये वाणिज्यिक बैंकों में पैसे जमा हो रहा है। जब मैं तुमसे पूछूंगा ना, बताओ कि भारत के वाणिज्यिक बैंकों में कितने प्रकार की राशि जमा हो, जी 2 प्रकार की, एक तो हो डिमांड डिपॉजिट, एक हो टाइम डिपॉजिट। इन सब चीज को ना अपने घर में बैठ कर सोचो और देखो बैंक की कॉपी उठा के तुम्हारा कौन सा डिपॉजिट चल रहा है, वो डिमांड डिपॉजिट है, टाइम डिपॉजिट है। टाइम डिपॉजिट है ना जो, इसे बोलते हैं समयावधि जमा। समयावधि जमा, एक तो हमारा डिमांड डिपॉजिट हुआ, एक हमारा समयावधि जमा हुआ, समझ में आती? एक तो डिमांड डिपॉजिट, एक समयावधि जमा हुआ, तो 2 प्रकार के हमारे डिपॉजिट हो गए। समझ में आती है? कितने प्रकार के डिपॉजिट हुए? 2 प्रकार के डिपॉजिट हुए। अब ये 2 प्रकार के जो डिपॉजिट होंगे ना, ये जो ऊपर का डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट में बैंक कभी भी पेमेंट को डिनाई नहीं कर सकता। हिंदी में क्या बोल रहे हैं सर? इसका मतलब है बैंक से जब भी हम पैसा मांगेंगे ना, डिमांड डिपॉजिट ऐसा डिपॉजिट, उसमें जो बैंक है वो कभी भी ना पैसे देने से मना नहीं कर सकता। 24/7 लिखा रहा है एटीएम के बाहर लाल अक्षरों में, जाकर देखना। ऐसा इसका मतलब 7 के 7 दिन और 24 के 24 घंटे मांगोगे पैसे देने पड़ेंगे, वो डिमांड डिपॉजिट है। जो एटीएम है ना वो डिमांड डिपॉजिट में आ रहा है। इसका मतलब 24 के 24 घंटे जब चाहे पैसे जब निकाल लो। समझ में आया बात? सुन लो, समय अवधि जमा कौन सा हो, इसे ना पैसे को हम एक जगह जाकर फिक्स कर देंगे, 5 साल बाद निकाल लेंगे। दूसरी भाषा में कहते हैं एफडी, फिक्स डिपॉजिट। आया समझ में? अब बता दो मुझे किसने एफडी करवा रखी? इसे दूसरी भाषा में एफडी कहते हैं, फिक्स डिपॉजिट है। ये फिक्स डिपॉजिट है जो करवा रखी। हाथ खड़ा करो, कितने करवा रखी? 1 2, कितने करवा रखी? बता नहीं, कितने करवा रखी? और कितने करवा रखी? कितने की बता दे, फोन लेना वो नहीं करवा रखी किसी ने? अच्छा, ऐसा मान के चलते हैं। अगर ये पैसा ना जो समय अवधि वाला पैसा, इसे फिक्स डिपॉजिट है, ये टाइम डिपॉजिट है, यानी एक समय के बाद ही खुलेगा पैसा है, लगातार बस जमा करते जाओ। 50,000 जमा करके छोड़ दो मोटा पैसा, या 1 लाख जमा करके छोड़ दो, 5 साल बाद खुलेंगे, इसका जबरदस्त मात्रा में ब्याज देगा। इस पर ना इससे थोड़ा ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा, इस पर समझ बात है, ब्याज भी ज़्यादा मिलेगा और सारा पैसा इकट्ठा करके मिलेगा, बहुत सारा ब्याज हो जाए 5-6 साल में। मूर्खता हो ऐसा करवाना, इसे पुराने लोग करवाते थे। नए लोगों के पास अपॉर्चुनिटी, वे कहीं जगह पैसा निवेश कर सकते। बैंकिंग पढ़ कर तुम्हें यही सीखना। अगर कर रखी ना अपनी एफडी, तोड़ लियो, बताऊंगा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना आप। समझ बात ये बैंक तुम्हें लूट रहा है, बेवकूफ़ बना रहा तुम्हें। अगर तुम 50,000 1 लाख रुपए बैंक में उठा के डाल दिए ना, तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो। इससे बढ़िया तो किसी कंपनी के शेयर खरीद कर वहाँ डाल दो। 5 जिसे ना 4 साल के अंदर अगर शेयर खरीद कर रख लिया वहीं के वहीं, और 4 साल बाद बेचे ना वे शेयर, इतने महंगे बिके, उसका दुगुना रेट हो चुका। एफडी में कभी भी रेट दुगुना नहीं हो सकता। एफडी में जो रेट है कभी भी दुगुना नहीं हो सकता। अगर डीमेट अकाउंट थोड़ा सा चला ना जाना तो बल्ले बल्ले तक खेल लगा अच्छे तरीके से। समझ की बात है? जब जियो रिलायंस स्टार्ट हुआ था ना, तो 3-4 साल बाद 2016 में उसका शेयर 1600 रुपये का था, अब 2500 रुपये का। जिनने पहले खरीद कर रख लिया होगा और 2500 का बेचा होगा। मान लो कोई वस्तु मार कर, ये मैंने 2016 में खरीदा और 2020 में बेच दिया। 16 में कितने साल लगे? 4 साल। तो जब खरीदा ये 1600 रुपये का मार कर, जब बेचा 2500 रुपये का होगा। तो कितना महंगा पैसा कमाया होगा। और किसी के पास 100 शेयर रखे होंगे, वो तो दोगुने रेट से बढ़ेगा, उसकी तो मौज आ चुकी। समझ में आई बात है? तो इसमें वाणिज्यिक बैंक में जो एफडी करना, अब मेरे हिसाब से अब मूर्खता। आज की जनरेशन को थोड़ा जागरूक होना चाहिए, उसके पास अपॉर्चुनिटी, उसके पास विकल्प,
उठाओ उस पैसे को कहीं और लगा दो, अपने घर वालों को जागरूक करो, पढ़ने का ये फायदा हो। समझ बात क्या? देखो समयावधि है ना जो, इस पर जो ब्याज हो, इस पर ब्याज हमेशा फिक्स हो, और वो 5 साल 10 साल की 8 साल की बैंक के अंदर जाओगे, विथ टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर कर देंगे। बैंक का इंटरनल मामला हो वो सब बताएंगे तुम्हें, कितना ब्याज, कितने साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, तुम्हें सब बता के भेज देंगे। अब भारत के लोग इतने कम पढ़े लिखे हों, उन्हें कह दो कि और 50,000 जमा कर दिए तुम्हें कि 8 साल बाद आओगे 50,000 के तुम्हें 5 लाख मिल जाएंगे, तो भारत के लोग खुश। उन्होंने देखते हैं 8 साल भी तो खराब हो गए। पुराने लोगों को समय का मतलब नहीं है, और आज की जनरेशन को समय का मतलब उसको टाइम नहीं है। समझ गए? इन्होंने 8 साल बाद 50,000 के 5 लाख हो गए, तो उन्हें टेंशन नहीं है, उन्हें पता ना, क्योंकि वे अपने हिसाब से सोचेंगे कि हम इतना कभी कमा नहीं पाएंगे। और आज की जनरेशन बहुत एग्रेसिव है, समझ बात है, वो सोचती है कि जो समस्या ना वो शॉर्ट टर्म से, बस लॉन्ग टर्म तो बस सब सही हो जाने वाला। जो आज की जनरेशन है जो सोचती है, समझ में आया बात? तो जो टाइम डिपॉजिट है ना, जिसे समावधि जमा बोलते हैं, जिसे फिक्स डिपॉजिट कहते हैं दूसरी भाषा में, इसका जो यो ना इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा, ये तो ऐसा जो डिमांड डिपॉजिट है, ये नहीं है कि अगर तुम जाए बैंक में गए और तुरंत पैसा निकाल के बाहर आ गए, नहीं। अगर तुमने, अच्छा ये बताओ, अगर किसी व्यक्ति ने, तुमने मान लो इस लड़की ने एफडी करवा रखी, कितने एफडी करवा रखी, कितने करवा रखी, झूठ बोल रही तुमने नहीं बताने की, वो अलग बात है। समझ में बात है कि लड़कों की बहुत ही कम एफडी मिलेगी, लड़कियों की एफडी होगी, क्योंकि उन्हें पता है 14 साल बाद ये जवान हो जाने वाली, इसके ना फिर शादी कर देने। समझ में बात है? इतना सारा पैसा दहेज का लाएंगे कहाँ से? एक साथ सारा पैसा मिलेगा ना तो सही हो जाने वाला। समझ में आया बात? ठीक, चलो। तो डिमांड डिपॉजिट, और जो है ना डिमांड डिपॉजिट तो 24 घंटे में जब चाहो जब निकाल लो, ये डिमांड डिपॉजिट की खास बात हो। लेकिन ये हो ना, इसमें भी लिमिट है, डिमांड डिपॉजिट में लिमिट है। अब दोनों प्रकार के जो ये ना, कैसे समझ लो। एक तो डिमांड डिपॉजिट है, जो डिमांड डिपॉजिट है ना, समझ की बात है, जब चाहो जब निकाल लो। 24/7 की तो खास बात है, 24 घंटे 7 के 7 दिन। एटीएम के बाहर भी लिखा रहा है, अब तो 1986 में आया एटीएम। ये जो एटीएम है ना, एटीएम क्या फुल फॉर्म है इसका? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऐसी मशीन है 24 के 24 घंटे 7 के 7 दिन आराम से पेमेंट निकालो तुम। समझ में आया बात? क्या जब मैं पूर्वोत्तर के राज्यों में चला गया ना घूमने के, तो पूर्वोत्तर के राज्यों में बड़ी दिक्कत हुई, वहाँ एटीएम ही नहीं आता। अब मेरे पास कैश भी नहीं आता, तो उस टाइम पर मैं क्या करूँ था, मैं कैश को बहुत कम रखूँ था। तो जब मैं कैश बहुत कम रखूँ था, जब घूमने चला गया वहाँ, इतना फ़ोन इतने ज़्यादा विकसित भी नहीं आते तब, जब फ़ोन इतने ज़्यादा विकसित भी नहीं आते। समझ बात है? तो दोस्तों के साथ इस तरह घूमने चले जा, तो वहाँ बड़ी दिक्कत हुई मुझे, क्योंकि वहाँ एटीएम भी नहीं आता, समस्या खड़ी हो चुकी। तो जब बाद में जाकर वहाँ अगर एक एटीएम मिला भी, देखा क्या उसके अंदर पैसे ही नहीं है, वो बात अलग कि रेयर केस फंस जा, लेकिन इतनी सुविधा दे रखी हम 24/7 निकाल सके। एक बार क्या हुआ कि एक बार ना मैंने 4 ट्रांजेक्शन कर लिए। ट्रांजेक्शन पता कैसे कहते हैं? पैसा लेना और देना, इसे ट्रांजेक्शन कहते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या तो पैसा कम हुआ या पैसा आया बैंक में, इसे ट्रांजेक्शन बोलते हैं। क्या तो पैसा कम हुआ हमारे खाते में या आया। समझ आई बात है? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। तो जो ना डिमांड डिपॉजिट है, जो डिमांड डिपॉजिट है, इसे जब चाहो तुम जब ले लोगे, बैंक मनी भी नहीं कर सकता। मान लो ऐसा हुआ, ध्यान से सुन लेना अच्छे तरीके से। मान लो तुम बैंक के पास चले गए, और बैंक के पास तुमने डिमांड डिपॉजिट डाल रखा था 10 लाख रुपए, और आज पता लग चुका, आज जब मैं गया 4 बजे के आसपास गया बैंक में, जैसे बैंक 4 बजे के आसपास गया, मेरे तो पहले बहुत सारे लोग बैंक तो पैसे निकाल कर लेकर भाग गए आज। अब बैंक के पास 10 लाख रुपए, आज 10 लाख रुपए में सारे जोड़ को देख के 10 लाख रुपए है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? अब बैंक को देने पड़ेंगे, क्योंकि नियम कानून कहता है आरबीआई का, जब जो ग्राहक है ना, कस्टमर है, वो 24 घंटे में जब भी बैंक का जब तक का टाइम हो, अगर उसके बैंक में पैसा, तो बैंक उसे निकालने से मना नहीं कर सकता, देना ही पड़ेगा, मजबूरी उसकी। और अगर बैंक ने ऐसा कर दिया तो बैंक उस दिन ही बंद हो जाएगा, उस पर केस हो जाएगा बैंक पर। अगर तुमने तुम्हारा पैसा तुम्हें देने से मना कर दिया, और तुम वहाँ जाते हो अपना पैसे लेते हो, खुद भी तुम डरो, कितने मूर्ख लोग हो तुम कितने मूर्ख लोग हो। तुम अपना पैसा लेते हो, तुम्हारा बैंक में खाता, और तुम इस बात को भूल जाओ कि तो ये तो बहुत बड़ी मैडम सही बात, 4 बार आगे करके बैठी हुई, पता नहीं कितनी पढ़ी लिखी होगी। ऐसे तो हो 4 बार आगे करके बैठी हुई, ये पता कैसी हो मैडम में। जब मैं बैंक में, जब मैं होशियार था ना, सुंदर था देखने में, मुझे देख के बार बार आगे कर रही थी मैं। तुम्हारी बात है, अब तो उम्र हो ली ऐसे मैडम है, उससे डर रहे जाकर। और ये भी तो बहुत खतरनाक हो, बैंक में जानबूझ के लड़कियों को बैठा हो ताकि अट्रैक्शन हो, बैंक वाले हो रहा हो। जब मैं एक्सिस बैंक में पहली बार खाता खुलवाने गया ना,
तो ये समझ जाओ उस मैडम ने मुझे नहीं समझ में आया उस चीज़ को 5 मिनट में समझा सकती है, कम से कम उसने 45 मिनट बताई। मैं घड़ी में टाइम देख रहा, मैंने कितना जाना पूछ कर टाइम, और 4 घड़ी मेकअप करके बैठी हुई। सोच सकते हो तुम, आकर्षण का केंद्र। समझ में आए बात ये? सोच लो कितना बुरा हाल है। समझ 45 मिनट समझाया एक ही चीज़ को, ऐसे करें कैसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे ऐसे हो जाएगा। मैंने कहा मैम ऑनलाइन सुविधा सब उपलब्ध, बाद में जाएगा सब उपलब्ध। जो आप मुझे बता रहे हैं ना, इस बात को आप ये बता सकते कि मैं बहुत आप इसे यहाँ से जाकर पढ़ लेना, ये पूरा डॉक्यूमेंट है, इसे ऐसे बताया जा सकता। नहीं सर समझाना तो पड़ता है। मैंने कहा तो ऑनलाइन सारी सुविधा उपलब्ध है, जिसको पढ़ाना, जिसे नहीं पढ़ना तो उसे समझाओ ना, बैठेगा। 45 मिनट खराब कर दी। समझ में आए बात ये? उसे बैठाएंगे वहाँ, उसे बैठाएंगे जिसकी शादी नहीं हुई, जानबूझ को से बैठाएंगे। समझ बात है? हम भी वहाँ लाइन, प्राइवेट बैंकों में तो लाइन ही नहीं है, लाइन ही गायब। सही बात है। इस तरह कर एक जो प्राइवेट बैंक वाले, एक्सिस बैंक वाले, एक कस्टमर के लिए एक पूरा, अब उसके साथ बैठ कर मैंने कहा मैडम क्रेडिट कार्ड बनवाना था, क्रेडिट कार्ड समझाने का था, पूरा 1 घंटा एक कस्टमर पर निकाल देगी। समझ बात है? 50 बार अपने बालक गो करके पीछे पीछे गिर रही, बार बार पता नहीं क्या कर रही है। सही बात है। ठीक, मेरे साथ जो चले गए वो बेचारा को नीचे टेबल पर गिरा और बाल भी पीछे फेंक कर, क्या चल रहा है बैंक में। तो क्या समझा रहा था ना है शेड। हाँ, अगर बैंक में पैसा मांगने तुम चले गए तो मना नहीं कर सकता कोई भी। समझ में आई बात? या चाहे वो बाल वाली मैडम हो, सही मेकअप वाली मैडम हो, नहीं, उसे कहना बैंक कैन नॉट बी डिनाई द पेमेंट, योर पेमेंट, बैंक कैन नॉट बी डिनाई योर पेमेंट एनी टाइम। समझ आई बात? ये आया समझ में? तो जो बैंक है ना वो तुम्हारे पेमेंट को कभी भी डिनाई नहीं कर सकता। समझ में? 24 के 24 घंटे में देने ही पड़ेंगे। और मुझे तो बहुत बड़ी शर्म आती है उन लोगों के पास साथ बैंक में जाते हुए। मैं पता सहनसा की तरह बैंक में घुसता हूँ, क्यों? क्योंकि नॉलेज है। सही बात है। और भाई इतना भी मुझे नॉलेज है कि अब कौन सी पढ़ाई करके यहाँ बैठी होगी, मात्र 10वीं पास कर कंप्यूटर सीख कर यहाँ बैठी हुई है, उससे डर रहे, उससे डर रहे हैं। उसे इतना भी नॉलेज नहीं है क्या 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 होने वाला, किस पे बैंक क्या क्या दे रखा है, ये बहुत इंटरनली जानकारी हो उनकी सब चीज़ें। और उससे जाकर तुम डर रहे, कड़क हो, अच्छी आवाज़ बनाओ, उसे लेक्चर देगा। ऐसे नहीं, ऐसे बात करते हैं बेबी, ऐसे बात करते हैं। ये डरो वहाँ जाकर। हाँ बताया तो 2 दोस्त गई, एक दूसरे टक्कर मारी, तू जा ना तू जा। ऐसे ही होगा, ऐसा हो या नहीं होता ना, बता दो मुझे। समझ नहीं बात? तो क्यों सबको एक ही चीज का डर लगा, मेरी बेइज्जती ना हो जा मेरी बेइज्जती ना होने की इज्जत बहुत बड़ी मान लो, सुन लो, मैं चला गया SBI वाले के पास, नहीं ताजी ताजी मैडम आई, मैनेजर साहब हैं। समझ बात है? उन्हें जानकारी नहीं आई कि मेरा पिछली वाली जो मैडम थी उसके साथ भी मेरा अच्छा उठना बैठना था। समझ बात है? ठीक ठाक, उसके साथ मैंने कई बार चाय पी रखी थी। समझ में आए बात है? चाय पी खेल लेते ठीक तो दूसरे वाली मैडम आई, बैंक में 4 बज चुके थे, जैसे 4 बज चुके थे 10 लाख रुपए की मुझे जरूरत थी, और डिमांड डिपॉजिट के तहत मैंने जमा कर रखा था पैसा। FD नहीं करवाता मैं नया जनरेशन क्यों करूँगा FD? सर में दर्द है मेरे, 1000 ऑप्शन है मेरे पास, मैं 5 लाख रुपए का इससे बड़े खड़ी चौक कर दुकान खोल लूँगा, उसको तो 20,000 रुपये महीने का हो जाएंगे। सिर में दर्द थोड़ा ही है मेरे कि मैं FD करवाऊँगा। यहाँ देख लो, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई। दूसरे नंबर पर चला गया, अब मैडम के हाथ पैर फूल के, मैडम चुप, मैडम सर आप बैठिए। मैंने कहा बैठना उठना कुछ नहीं है, मुझे चेक फाइनल करके मुझे 10 लाख रुपए चाह रहे हैं, टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने कहा तो आपके पास 15 मिनट का टाइम, मुझे तो पता था। मैडम ने पता क्या करा, सर आप बैठे। मैडम ने मेरे लिए काजू बादाम, उसे पता है इसके बैंक में 10 लाख रुपए है ही नहीं, काजू बादाम मनो के किसमिस सब मंगवा लिया। सच में अंदर गई वो रूम में मेकअप करके आई ताकि मुझे बहला फुसला सके। समझ में आया बात? है उसके बाद सुनो तो क्या हुआ, UPSC ने सवाल पूछा है, जाओ। हाँ सवाल पूछा, देखो बाल ठीक हो रहे, हाँ ठीक हो रहे, थोड़ा लाइन लगा तो आई मेरे साथ। अब बताओ सर, मैं देख के पहचान लिया, नैन सेंट भी लगाया का ही। सही बात है, वो कौन सा हो डी वाला कौन सा सेंट हो, फोग फाग सा, पास आओ वो वाला। चलो, लेकिन उसके तो हाथ पैर फूल गए, 10 लाख रुपए है नहीं। कह रही सर आपका, पता क्या कह रही, पहला प्रस्ताव उसका
सर हम आपका पेमेंट कल कर सकते हैं क्या? मैंने कहा 14 मिनट रह गए, ठीक है पैसे चाह रहे हैं मुझे, ठीक है। मुझे तो पता है चाल खेलने में, मैंने कहा 13 मिनट 56 सेकंड रह गए। अभी मैंने कहा इसके बाद ना मैं इलीगल एक्शन लूँगा, लीगल। सोचिए खतरनाक आदमी। बैंक ने मैंने सर रुको, बैंक ने फटाफट फ़ोन करा। फ़ोन पता किससे करा? पड़ोस का रोड पार करके दूसरा बैंक था, एक दूसरा बैंक था, उसे फ़ोन करा। और फ़ोन करने के लिए पता क्या है सर, 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। दूसरे बैंक का, दूसरी शाखा, जैसे SBI मेरा खाता PNB में, तो उसने SBI वाले को फ़ोन करा, 10 लाख रुपये चाहिए, तो वहाँ के मैनेजर को, और 1 दिन का लोन लिया। बैंक भी लोन लेते हैं, यस। बैंक लोन लिया 10 लाख रुपये का, और जब 10 लाख रुपये का, तब दूसरे वाले बैंक ने कहा ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 40% का ब्याज लूँगा। कितने का? 1 दिन का 40% का ब्याज आ जाओ, मतलब वार्षिक ब्याज। ध्यान से अच्छी तरीके से निकाल लो। 10 लाख रुपये, देखिए 10 लाख रुपये हो गया, तुम देखो गिनती कर लेना, आ जाओ, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख हो गए। इसमें 40% का ब्याज। दूसरे वाले बैंक ने कहा, जो रोड के पार बैंक था, आज मैडम ने पता क्या कहा? अरे भाई हमें जेल नहीं जाना, तू एक काम कर, तू 40% ले लिए, पैसे दे दे, तू कोई दिक्कत नहीं है, 40% निकाल लो उसका, इतना बैठेगा, चलो 40%, 40/100, धड़ 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 धड़, कितना बैठा बताओ, गुणा करो उसके बैठे, 40,000, 40,000 बैठेगा नहीं बैठेगा? क्या बैठेगा? 4 लाख, 4 लाख बैठेगा नहीं बैठेगा? 4 लाख बैठेगा, 4 लाख बैठेगा, 40,000 बैठेगा, 4 लाख। ये 1 साल का ब्याज है, ब्याज 1 दिन का देना। और 1 दिन का देना ना, जैसे 365 से भाग कर दो, किससे? 365, तो वही 1100-1200 रुपये आ जाएगा, 1200 रुपये के आसपास, 1100-1200 रुपये के आसपास आ जाएगा 1 दिन का ब्याज। समझ नहीं बात? इसका मतलब उस बैंक ने मुझे पैसे दे दिए, और कल को मुझे 1200 रुपये उसके ऊपर रख कर देने हैं, लेकिन मेरी जेल होने तो बच गई। बैंक वाले का ये काम था, बच गई वह जेल होने से। मैंने कहा 6 मिनट रह गए। गरी सर आप बैठो, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो सर? हाँ, काजू बादाम तो खा ले। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाह रहा है, साफ बात, मना नहीं कर सकते। बाद में जाकर पता चला जिस बैंक पर उसने फ़ोन करा था ना, जिस बैंक ने फ़ोन करा था, उसने मुझे तो पैसे दे दिए। आए समझ, मुझे तो पैसे दे दिए, उसने क्या करा, और उस बैंक को कल को लौटाने भी दो थे 10 लाख रुपए। पता लग गया कल बारिश पड़ गई, उस बैंक में कोई आया ही नहीं। समझा नहीं क्या? जो बैंक था उस बैंक में कल बारिश पड़ गई, आज बैंक की छुट्टी डाल दी गई, गवर्नमेंट छुट्टी पड़ गई कि बैंक में कोई आया ही नहीं। तो फिर कितना क्या हुआ? तो उसने तो 1 दिन का वादा करा था पढ़ने वाले बैंक को। उसने कहा एक और एप्लीकेशन लेटर लिखा घर से बैठे बैठे मैनेजर ने, उसके वहाँ के मैनेजर को, कि हमारा लोन है ना 1 दिन के लिए और एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड का मतलब बढ़ा दो। उसने बढ़ा दिया, और इस तरह करके धीरे धीरे ऐसे लोन को ना एक बैंक दूसरे बैंक से भी लोन ले सके, लेकिन कस्टमर को पैसे देने से कभी मना नहीं कर सकता। और इस अवधि को ना धीरे धीरे जो बैंक को 14 दिन तक बढ़ाया जा सके। और ऐसी मनी को हम कॉल मनी कहते हैं। कॉल मनी ये UPSC में क्वेश्चन आया था। कॉल मनी, कॉल करके बुलाई मनी, इसे 14 दिन तक एक्सटेंड करा जा सके। समझ चुके? ये बैंकों के अंदर की प्रक्रिया, वहाँ तक क्या समझा गया मैंने तुम्हें। लेकिन जो आम आदमी है ना, उसके बैंक के पैसे को उसे मना नहीं कर सकता। इसलिए सेंसा की तरह जा करो। अगर बैंक में तुम्हारे पैसा ना 5 रुपये भी, तब भी सेंसा की तरह। समझ नहीं बात है? सेंसा की तरह जाकर 14 दिन तक एक्सटेंड कर सकता, 14 दिन के बाद वो लौटाना ही पड़ेगा। इसे अब उन्हें बताओ मुझे, जो कॉल मनी ये लोन है नहीं है, जो दीर्घकालिक लोन, लघुकालिक लोन है, ये UPSC में कई साल पहले क्वेश्चन आया था। तो तुम हार्ड लगा आसान लगा? आसान लगा, क्योंकि उदाहरण भी तो ऐसा दिया ना। इतनी बात बताओ, समझ नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। तो कॉल मनी ये लोन समझ में आया। इस लोन को 14 दिन तक बढ़ाया जा सके, एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेगा, ऐसे एप्लीकेशन करके ऐसे लिखेगा और उसे लोन दे भी देगा। बात समझ में आ रही? लेकिन यहाँ तक एक बात सीखने को मिली, कस्टमर का पैसा कभी भी बैंक का ना डिनाई नहीं कर सकता। इतनी बात याद रखना। 24/7 अब ATM की भी सुविधा। सही बात है। अब उन्होंने तुम रात को 11 बजे जाकर बैंक की शाखा में गए, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड पर इंगे तो बैठे बैठे पैसे तुरंत ट्रांसफर मार दो। हेलो, हाँ सोनू, हाँ तेरे पास 2,000 रुपये पड़ेगा। मैंने कहा हाँ पड़े हुए, थोड़ा पेटीएम कर देना। वो पेटीएम पता क्या है? वो डिमांड डिपॉजिट है। वो 24 घंटे बैठे बैठे, समझ में आई बात? या जो 24 घंटे बैठे बैठे इधर से इधर जो कर रहे वो डिमांड डिपॉजिट हो। और डिमांड डिपॉजिट को ना बैंक कभी मना नहीं करता। बैंक तब भी काम कर रहा है जब तुम सो रहे है। समझ में? रात को 2 बजे जरूरत पड़ेगी, कहीं पेटीएम करने पड़ेगी तो कर नहीं देते हम। तो बैंक जब भी काम कर रहा है जब तुम सो रहे। 24/7 का मतलब जो डिमांड डिपॉजिट होगा ना, उसके अगेंस्ट में जो बैंक वो पेमेंट को कभी डिनाई नहीं कर सकता, भुगतान को कभी मना नहीं कर सकता। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं आई? ये बात समझ में आई? कॉल मनी समझ में आएगा क्या हो?
एक बैंक सड़क के पार है जो बैंक, समझ में आई बात है? दिमाग में आया समझ? सड़क के जो दिमाग में जहाँ तक मैं रहता हूँ बनते मेरी सोच जागी, मैं सही उदाहरण दूंगा, नोट कर लो। आ जाओ ध्यान से, डिमांड डिपॉजिट। अच्छा, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं मांग जमा, मांग भर गई, मांग जमा। आ जाओ, अच्छा मांग जमा ना, जो डिमांड डिपॉजिट है, जो तुमने पैसा जमा करा बैंक के अंदर जाकर, तो बैंक के अंदर पैसा कहाँ जमा करोगे, बता सकते हो? खाते में, खाते में स्वाभाविक सी बात है, खाते। लेकिन ये भी पता होना चाहिए तुम्हारा खाता कौन से टाइप का। खाते दो प्रकार के हों, एक तो खाता हो सेविंग अकाउंट, ध्यान से समझ लेना, इसका ही काम है सारा का सारा, चेक कर लेना तुम्हारा कौन सा अकाउंट है। सेविंग अकाउंट अभी मैं समझाऊंगा दोनों। सेविंग अकाउंट को बोलते हैं बचत खाता। बचत खाता जब एटीएम लगाओगे वहाँ भी अब ओके करना पड़ा, सेविंग अकाउंट है करंट अकाउंट है, समझ बात, वहाँ सेविंग अकाउंट पर क्लिक करते हो। आ जाओ, तो एक हो सकता है तुम्हारा खाता सेविंग अकाउंट होगा, ध्यान से समझ लेना, अगर इसका बहुत काम है, पूरी मॉनेटरी पॉलिसी इस पर निर्भर है, मौद्रिक नीति आरबीआई की। अब हम धीरे धीरे बहुत अपना लेवल आगे बढ़ा कर लेके जाएंगे, ध्यान से समझना अच्छा तरीके से। डिमांड डिपॉजिट जो होगा, मांग जमा होगा, जो इसके तहत हम पैसा रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, दो प्रकार के खातों में, एक तो सेविंग अकाउंट होगा, कौन सा अकाउंट, सेविंग अकाउंट होगा, इसी का मतलब सुनिए अकाउंट। दूसरे नंबर पर एक हो सकता करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब विद्युत अकाउंट नहीं आया करंट अकाउंट होगा, इसे बोलते हैं चालाक खाता, नहीं है चालू खाता, इसका नाम है बचत खाता। बचत खाता दूसरा, इसका नाम है चालू खाता। चालू, सालू नहीं, चालू, चालू खाता कौन सा होगा? बचत खाता और चालू खाता दोनों में क्या अंतर है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? किसी को पता? इस वाले का क्या मतलब कभी भी निकाल सके पैसा, कभी रात को बैंक बंद होगा, रात को 9 बजे धनिया लेने जाएगी बैंक में, इसमें कितने पैसे जमा कर सकते हैं, तुझे कैसे पता लगा है? क्योंकि तुम्हारी संस्था का अकाउंट है, समझ में बात है। और किसी को अंतर बता, हो ही नहीं सकता इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी से ना कहा कि मेरा सही, इतना अभी ने कहा मेरा करंट अकाउंट है, इसकी बात नोट कर रखिए, पहले मैं समझा कर। अब जब रो प्लीज होल्ड, प्लीज माय लॉर्ड प्लीज होल्ड 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 प्लीज होल्ड। अब पहले दोनों अंतर समझ लो, सेविंग अकाउंट क्या हो और करंट अकाउंट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। डाक खाने में चालू खाता, ठीक। अब नोट कर लेना बात, समझ में आए बात। अब मैं समझाना स्टार्ट करूंगा, अब आपकी बात रोक ली गई है, इसी सेव कर लेंगे। वे क्या बताऊंगा जो इसमें मैं तो बताऊंगा मैं यार, मैं अलग थोड़े पढ़ा दूंगा। पहले नंबर का, अब पहले नंबर का सबसे पहली खास बात है, दोनों खातों में क्या अंतर है, समझ में आई बात? जो पहले वाला खाता है और दूसरे वाला खाता, यो हमेशा किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का होगा। सेविंग अकाउंट किसी व्यक्ति का जिसका जन्म हुआ होगा, माता पिता के द्वारा जन्म हुआ होगा। यस, बचत खाता वो हमेशा उसी का होगा जिसका माता पिता के द्वारा जन्म हुआ होगा, समझ बात है। और जो करंट अकाउंट है ना, करंट अकाउंट होगा यो ना कभी किसी व्यक्ति का हो ही नहीं सकता, समझ बात है। ये उसका होगा जिसका जन्म किसी नियम या कानून के तहत हुआ जन्म हुआ होगा। जिससे कंपनी अधिनियम 2000 के तहत जन्म हुआ, 2013 के तहत जन्म हुआ उसका। ये हमेशा किसी संस्था का ही अकाउंट हो सकता, किसी व्यक्ति का अकाउंट नहीं हो सकता। पहले बात तो सुन लो, करंट अकाउंट कभी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम से नहीं खोला जा सकता, समझ में आया बात? कहाँ से चुप हो जा पहले। अब दोनों कहा हमारा, तो संस्था के नाम से हो सकता, तुम्हारे नाम से नहीं हो सकता कभी भी। इंडिविजुअल व्यक्ति के नाम से कभी भी चालू खाता हो ही नहीं सकता। चालू खाते का मतलब सही बात है। अब इसके अंदर समझोगे, पैसा आगे भी अंदर समझेंगे, लेकिन कुछ ऐसी मूलभूत बातें जो हमेशा पता ही होनी चाहिए तुम्हें। दूसरे नंबर पर ये जो होगा ना, ये जो खाता होगा, ये किसी व्यक्तिगत खाता होगा, इंडिविजुअल खाता होगा।
ये कि या किसी संस्था का खाता होगा, संस्था का बिल्कुल लेगा ये तेरा खाता, ठीक। ये किसी संस्था खाता होगा, संस्था हो सकता कोई कंपनी हो, समझ बात यार। लेकिन इतनी बात याद रखना, उसका जो जन्म होगा कानून के तहत ही जन्म होगा, कानून के तहत ही वो समाप्त होगा। मान लो तुमने कोई ट्रस्ट खोल लिया, चैरिटी खोल ली तुमने बहुत बड़ा एनजीओ खोल लिया। एनजीओ में कोई एक आदमी नहीं होता, ऐसे समझ, ठीक। आदमी के साइन जरूर होंगे, लेकिन इस दूसरी भाषा में ऐसे भी समझ सकते हो, जो बचत खाता होगा किसी रियल व्यक्ति का होगा, वास्तव में व्यक्ति है दुनिया में भी। और ऐसा यो किसी संस्था खाता होगा। और दूसरी भाषा में ऐसे कह सको, उस आज तक कभी देखा नहीं गया वो संस्था कौन है। मैंने कहा इंडियन सोनू क्लासेस एक संस्था, क्या तुमने कभी इंडियन सोनू क्लासेस को देखा? समझ नहीं बात है। अब मेरी तरफ ना देखो क्या क्या मैं एक व्यक्ति हूँ, तो मेरा तो जो खाता होगा ना वो सेविंग अकाउंट होगा। अगर मुझे इंडियन सोनू क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड इसके नाम से खाता खोलना, तो खाता मेरा करंट अकाउंट में खोला जाएगा। और पहले उसका जन्म होगा, मुझे इसमें रजिस्टर्ड करवाना होगा कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। आज समझ, जो कि मैंने अब तक नहीं करवाया जान पूछ कर, ताकि मुझे मस्त टैक्स तो बचा जा सकूँ, ठीक है। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं भाई? कोई दिक्कत? तो जो करंट अकाउंट हो वो जो होगा वो किसी ऐसे व्यक्ति का होगा, ऐसे व्यक्ति का नहीं होने का हो, उसे आज तक कभी देखा नहीं गया। मान लो बजाज फाइनेंस के अंदर तुमने कर्मचारी को देखा होगा। मैं क्या हूँ, तुमने क्या बजाज फाइनेंस को हकीकत में देखा? कहाँ देखा है? कोई रास्ते में बैठकर मेरे साथ चाय पीते ऐसा थोड़ा ही है। इंडियन सोनू क्लासेस मिला दो, इंडियन सोनू क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड मिला दो मुझे, आज उसको मेरे साथ बैठकर खाना खाया, ऐसा थोड़ा ही हो जाएगा। समझ बात है? तो करंट अकाउंट अलग चीज़ हो, करंट अकाउंट हमेशा किसी संस्था का होगा, और वह संस्था उस संस्था का पक्का जन्म हुआ होगा। जन्म हुआ कानून के नियम, कानूनी प्रक्रिया के तहत उसका जन्म हुआ होगा, और कानूनी प्रक्रिया के तहत उसकी मृत्यु होगी। समझ में आया बात? है पहला अंतर, समझ में आया पहला अंतर? अगर सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट यानी बचत खाता, चालू खाते में अंतर पूछा जाए, बता दोगे? दूसरे नंबर पर जो सेविंग अकाउंट होगा, इसमें दूसरा अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ तुम। दूसरा अंतर होगा जो बचत खाता होगा, इसमें जो ट्रांजैक्शन होंगे ना उसकी लिमिट होगी। ट्रांजैक्शन का मतलब वो पैसा खाते में कम भी हो सके, ज़्यादा भी हो सके। 4 से 5 ट्रांजैक्शन इसके अंदर लिमिट हो। आजकल 4 से 5 ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब नहीं है कि तुम्हारा बैंक अकाउंट में खाता तुम 4 बार पैसे निकालने चले गए। मान लो तुम्हारे खाते में 10,000 रुपये पड़े और तुम 500 रुपये जरूरत पड़ी, 100 रुपये तुम अभी निकाल के ले आए 10 बजे, फिर 1 घंटे बाद फिर बैंक में जा रहे, फिर 1 घंटे बाद फिर बैंक में जा रहे, 6 घंटे तुम बैंक में चले गए। बैंक वाले भी तो परेशान हो जाते हैं, तो एक बार 600 निकाल सकते तो तुम पता क्या होगा? हमें तो नियम कानून का पालन कर रहे, आए समझ में। तो बैंक ने पता, बैंक परेशान ना हो, समझ बात। तो बैंक ने क्या करेगा, 4 से 5 ट्रांजेक्शन दे रहे हैं। तो 2 तरीके हो सके। एक तो तरीका ये हो सके कि आप 500 रुपये एक साथ निकाल लो, आज समझ में, या 5,000 रुपये एक साथ निकाल। ट्रांजेक्शन का मतलब जरूरी नहीं 4 से 500 रुपये निकाल लो, यानी 4 से 5 बार ही आप बैंक में जा सको, उससे फालतू नहीं जा सकते। क्या तो तुम्हारे पैसे कम हो सके या ज़्यादा हो सके, और जो पैसे ज़्यादा या कम होंगे, क्या तो तुमने किसी को पैसे भेजोगे बैंक में जाकर, या पैसे तुमने बैंक में डाल ले जाओगे, इसे ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो 4 से 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो आप। एक तो तरीका हो सके कि 500 रुपये एक बार में निकाल लो, एक तरीका हो सके 500 रुपये 5 बार निकाल लो अलग तरीके से। 1 घंटे बाद चले गए बैंक में, फिर निकाल ले। समझ में बात है? और मेरा ऐसा मानना, जो आम आदमी ना उसके लिए 4 से 5 ट्रांजेक्शन बहुत है। इतना चक्कर लगाया बैंक में, कराया भी क्या कि मेरे जैसा नहीं ठल्ला थोड़ा ही होगा, किसी और के चक्कर में जा रहा हूँ बैंक में। समझ नहीं बात है? पुरानी बात बता रहा हूँ, पुरानी बात आया समझ में? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। तो 4 से 5 ट्रांजेक्शन बहुत है। और मेरा ऐसा मानना, जो 4 से 5 बार भी जा रहा है ना, और 100 रुपये कार्डन जा रहा है 5 बार, उसे बैंक की तो बैंक खास बात, उसे कई साल तक बैंक में घुसने देना चाहिए। मेरा तो ऐसा मानना, करनी क्या है, समझ, दुनिया में से शादी इंसान को यही थी, उसे बैंक में घुसने नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी, अगले 1-2 साल तक। समझ में आया? मेरे तो पर्सनल मत ही हो। तो 4 से 5 ट्रांजेक्शन बहुत है। अब ये क्या है, ये जो संस्था हो या कंपनी हो, उसमें मजदूरों को ना डेली बेसिस पे इनकम भी देना पड़ा। हो सकता है मैंने इंडियन सोनू क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनी खोल दी, पूरा अपनी कंपनी खोल दी, उसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका, और उसमें लगातार 400 लोग काम कर रहे, 400-500 लोग काम कर रहे। तो 400-500 लोग में तो कुछ मजदूर ऐसे हैं जो डेली के डेली बेसिस पर सैलरी चाहिए। तो डेली के डेली बेसिस पर जो सैलरी चाहिए ना मुझे, तो बार बार मुझे ट्रांजेक्शन देना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब मुझे बार बार पैसे निकालने पड़ेंगे। मैं 50 बार नहीं 100 बार भी पैसे निकाल सकूँ, यहाँ तक जाएगा। 1000 बार भी पैसे निकाल सकूँ, फटाफट चेक दे दूंगा मेरा। तो कि हाँ मेरे कैंडिडेट फटाफट जाएंगे, तो पैसे निकाल कर लेके आएंगे। हो सकता है डेली बेसिस पर, एक दिन में ट्रांजेक्शन की कोई लिमिट नहीं है। यूँ नहीं है कि मैं सारा पैसे एकदम निकाल रही हूँ। हाँ, यह लिमिट है, एक दिन में तुम 5-4 लाख से ज़्यादा निकाल सकते, 4 लाख से ज़्यादा निकाल सकते, 10 लाख से ज़्यादा, इसमें की लिमिट है। लिमिट फिक्स कर दिया, उसमें कोई लिमिट नहीं है, जितना पैसा चाहे इतना निकाल लो।
इसकी खास बात यह भी है, जितना चाहे उतना निकाल लो। दूसरा यार इसकी खास बात है, लोग इसके अंदर बहुत पैसे जमा करते हैं। समझ में आई बात? यार अपने पास कैश में नहीं रख सकते पैसा। अगर कैसा तुमने कैश में तुम्हारे पास 2 लाख से ज़्यादा पाया गया ना, इसलिए लोग पैसे क्यों छुपाते हैं? पैसा तो उनका, तुमने बचपन में सोचा होगा इस पैसे को हम छुपा कर क्यों देगा, पैसा तो उनका, ज़्यादा रकम हो छुपा कर लेकर आते। ज़्यादा कैश अलाउड नहीं है, वो ब्लैक मनी माना जाएगा। इसलिए जो करंट अकाउंट है ना, उसमें पैसे को रखकर सरकार को बताना पड़ा हमारे पास इतने पैसे। समझ में आया बात? यार लोग इसलिए तो थैले में छुपा कर, अंदर पन्नी में छुपा कर गड्डी 2 लाख से 3 लाख से ना, तो समझ जाओ अगर 2 लाख पकड़े गए ना, 3 लाख 4 लाख तुम्हारे हाथ में कैश में पकड़े गए, बहुत रेयर केस हो गए, तो समझ जाओ पूरा का पूरा पैसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जुआ तो चला जाएगा, उतना ही टैक्स का टैक्स। समझ में आया बात? यार इसलिए करंट अकाउंट की सुविधा कर दी गई। और करंट अकाउंट पर जो सरकार है ना, तुम जाकर अंदर डाल लोगे उस पर सरकार ब्याज नहीं देती, ये बात याद रखना। इस पर ब्याज भी लगा जो सेविंग अकाउंट है। इसीलिए भारत के अंदर जितने भी खाते हैं ना, जनधन के तहत जितने भी खाते खोल लेते मोदी ने, वे सेविंग अकाउंट खोल लेते, करंट अकाउंट थोड़ा खोल लेते। समझ बात? यार सेविंग अकाउंट खोल लेते, बचत खाते। और कितने खाते खोल लेते? 48 करोड़ खाते। 48 करोड़ मतलब 43 करोड़ खाते खाली पड़े हुए। समझ बात? यार कुछ भी 1 रुपया भी नहीं है इसमें। समझ में आया बात? यार इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक। तो चालू खाता और जो बचत खाता है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? चालू खाते में बचत खाते में क्या अंतर है? इस पर ब्याज मिला, इसमें पैसे रखने में ना, इसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट है ना। आया समझ में? ये किसी व्यक्ति का हो सको नहीं, संस्था का हो सको। आज तुम्हारे दिमाग में चढ़ेगी चालू खाता बचत खाता क्या हो? चेक हो ना, चेक। इसलिए बहुत जरूरी हो पहले किसी चीज की पूरी जानकारी हो जानी चाहिए। समझ में आया बात? किसी चीज की। अब कह रही मैंने ब्यास नदी देखी, सतलज नदी। दूसरा, इसमें ट्रांजैक्शन की लिमिट भी नहीं है। समझ बात है? ट्रांजैक्शन की लिमिट भी नहीं है। तीसरी खास बात, अंतर। अभी तो छोटा सा अंतर समझा हमने, मूलभूत अंतर यही है। इसे टीवी साफ नहीं दिख रहा बच्चा, अब आगे हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, इस बैठ जा, हाँ तो जा, ठा जा। देखो इस चेक की सुविधा इसलिए करी गई ताकि ब्लैक जो मनी है ना वो इन्वॉल्व ना हो। खंबा सुनो, ये SBI का मेरे पास खाता, मेरा SBI में भी है, भारतीय स्टेट बैंक का SBI बैंक है। समझ में आया बात है? यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हिंदी में लिखा है रुपये, यहाँ भर देता ना, सबको पता होगा। ठीक। उसके बाद यहाँ डेट भरी जाए, ऊपर लिखा हुआ है केवल 3 महीने के लिए वैध। चेक कोई सा भी हो, अगर मैंने तुम्हें काट कर दे दिया ना, भी साइन करके दे दिया, मैंने कहा इतने, तो मैंने कहा 20,000 का चेक काट कर दे दिया अभी, अब मैंने साइन करके दे दिए, और तुमने जाकर बैंक वाले को दे देना SBI में, जहाँ का ब्रांच है, आराम से भुना देगा चेक को, मेरे खाते तो 20,000 रुपये कट जाएंगे। अभी की बात है, अभी जस्ट दे दूँ। इसमें मेरा अकाउंट नंबर लिखा हुआ, ये मेरा अकाउंट नंबर लिखा हुआ, सब लिखा हुआ, सोनू सोनू मेरा नाम लिखा हुआ, ऐसा करके मुझे यहाँ प्लीज़ साइन अबाउ, इसका मतलब इसके ऊपर मुझे साइन करने हैं, यहाँ साइन करके देना होगा मुझे, ऐसा करके अमाउंट कितना, जितना तुम अपनी मर्जी से भर दो। सही बात है, अपनी मर्जी से भर दो, ऐसा करके। ऐसा क्यों करते हैं? इसका उपयोग हम क्यों करते हैं? इसका उपयोग इसलिए करते हैं ताकि कैश से बचा जा सके। कैश जितना ज़्यादा होगा हानिकारक होगा, उसके ज़्यादा चांस रहते हैं ब्लैक मनी इन्वॉल्व हो जा। ब्लैक मनी से तो बोलते हैं जैसे सामने नहीं लेकर आना चाहते हैं बिल्कुल भी। अगर हमने बैंक पर डाल दिया पैसा, इसका मतलब जो करंट अकाउंट होगा उसमें पैन कार्ड से लिंक होगा, पैन कार्ड से लिंक होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों की इस पर नजर होगी। समझ में आया बात? यार इसलिए लोग बचते हैं। तो जो करंट अकाउंट है ना, करंट अकाउंट में इतनी बात अभी याद रख लो, इस पर ट्रांजैक्शन की लिमिट नहीं है, जितनी चाहे जितनी ट्रांजैक्शन करो, इतनी बात याद रखनी। ये किसी संस्था का व्यक्ति का नाम होगा जिसे तुम्हारे तक कभी देखा नहीं होगा, तो कानून नियमित प्रक्रिया के तहत उसका जन्म होगा, उसके तहत उसकी मृत्यु होगी। समझ में बात? यार समझ में आया? वो कोई व्यक्ति नहीं है, वो कोई संस्था, यहाँ इंडिविजुअल खाता में से सेविंग अकाउंट में खोल लो, ये सेविंग अकाउंट होगा उसका। तो मेरा जो अकाउंट है ना सेविंग अकाउंट, कौन सा अकाउंट है? अगर ये जो चेक है ना, ये चेक 3 महीने बाद तुम से बैंक के पास लेके जाओगे तो बैंक से डिनाई कर देगा। ऐसे चेक को ना हम स्टे चेक कहते हैं, स्टे चेक। हाँ इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है तो दिक्कत? ऐसा करके जितने चाहे इतने चेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस बैंक में पैसे भी तो होने चाहिए बिल्कुल। चलो रख दो अंदर, पैसे रख दो अंदर ही।
हाँ हाँ, इसके लिए 100 रुपये देने पड़े चेक बनवाने के लिए। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? पूछ ना, करंट अकाउंट, रिसीविंग अकाउंट। अब बताओ क्या पूछ रहे थे आप? हैं? अगली बार बोलने का मूड हो ना, थोड़ा तुम इससे बोलना, ठीक? किसकी? करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट लिखा उस पर? अच्छा, यानी आपका मानना किसी व्यक्ति के नाम से करंट अकाउंट खुल सकता है? थोड़ी देर पहले आपने ये भी कहा था। इतनी बात बताओ, समझ नहीं? इसे भी नोट कर लो। चलो चुप चुप। अब आज जो आरबीआई है ना, उसकी मौद्रिक नीति और दूसरी तरफ भारत सरकार की राजकोषीय नीति। इधर साइड में एक चार्ट और बना रहा हूँ, ध्यान तो समझना अच्छे तरीके से। ये दोनों एक साथ चलने वाली, दोनों अलग चीज नहीं है। सुनूंगा इस बार पक्की बात, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हार्ड आलिया में फिर सुन ये भारत सरकार ये भारत सरकार ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसकी जो नीति भारत सरकार की, वह राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, ठीक। फिजिकल पॉलिसी जिसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। भारत सरकार जो काम करती है राजकोषीय नीति के तहत काम करती है, और जो आरबीआई है वो मौद्रिक नीति के तहत काम करती है। जो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है ना, वह 2016 में संशोधित हो चुकी है। 2016 में ना आरबीआई का सारा स्ट्रक्चर बदल चुका। 2016 में सारा पढ़ाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। पहले समझ लो कि जो आरबीआई है वो कैसा काम करता है, किस अजम्पशन पर काम कर रहा है, काम क्या है मेन आरबीआई का। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति उसका उद्देश्य क्या है? नीति का मतलब क्या? पॉलिसी। पॉलिसी का मतलब क्या हो? नीति। एक नीति बना देना, उसके तहत काम कर देना। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति, भारत सरकार की राजकोषीय नीति, भारत सरकार राजकोषीय नीति में अंदर जो लिखा हुआ उसके तहत काम करती है। आरबीआई मौद्रिक नीति के तहत काम करता है, मौद्रिक नीति में जो लिखा हुआ। और यह मौद्रिक नीति ना 2016 में संशोधित हो चुकी। जब तो मोदी सरकार आई है 2016 में, इसने सब कुछ बदल दिया। पहले ना जो आरबीआई था वो स्वतंत्र था, अच्छी तरह काम करता था। आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, इसकी एक कमेटी हो, कमेटी को हिंदी में कहते हैं समिति, इसे कहते हैं मौद्रिक नीति समिति। उसका जो स्ट्रक्चर हो कुछ इस प्रकार है, अभी समझा रहा हूँ, फिर आगे भी बताऊंगा। उसके स्ट्रक्चर के अंदर ना एक तो होगा गवर्नर, आरबीआई का गवर्नर होगा, एक तो गवर्नर होगा, आरबीआई का गवर्नर होगा। दूसरे नंबर का एक उसका उप गवर्नर होगा, उप गवर्नर जिसे हम उपाध्यक्ष बोलते हैं। दूसरे नंबर पर एक, तीसरे नंबर पर ना एक चेयरमैन और होगा, उसके अंदर एक और होगा, एक इंसान और होगा। तो ये आरबीआई की तरफ तो तीन कैंडिडेट आरबीआई की तरफ तो होंगे, और 3 को भारत सरकार नियुक्त करके भेजेगी। लेकिन 2016 तो पहले ऐसा नहीं आया था। 2016 तो पहले ऐसा नहीं आया था, समझ बात। या 2016 तो पहले बिल्कुल इनका सिस्टम अलग था। इन 6 लोगों को मिलाकर एक समिति बनाई जाती है, उस समिति को मौद्रिक नीति समिति कहते हैं। और यह मौद्रिक नीति समिति यानी 6 लोग बैठ कर आपस में एक टेबल पर हर 2-2 महीने बाद ना 2-2 महीने बाद देख जांच पड़ताल करते भारत में चल क्या रहा, बैंकिंग सेक्टर ना कितना वोलाटाइल है ना, ये बात तुम समझ में आ जाएगी। मौद्रिक नीति जैसा नहीं समझ में आई ना, उसको कुछ नहीं समझ में आया। ध्यान से समझ लेना अच्छे तरीके से। मौद्रिक नीति का काम क्या हो, आरबीआई का काम क्या हो, मौद्रिक नीति किस एजम्पशन पर काम कर रही, इसका उद्देश्य क्या, मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या हो। मौद्रिक नीति का एक सब, इसके बहुत सारे उद्देश्य है। गूगल पर जाकर विकीपीडिया पर सर्च करोगे ना, बहुत सारे उद्देश्य है। लेकिन मैं एक ऐसा उद्देश्य बताऊंगा, उससे तुम सारे उद्देश्य निकाल दोगे आराम से। गूगल पर जाकर टाइप करोगे मौद्रिक नीति, पढ़ना भी चाहिए। गूगल पर जाकर सर्च करना है तुम मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, यूपीएससी इन हिंदी, जाकर सर्च करके पढ़ोगे उसके बारे में, वहां तो वर्ड मिलेंगे तुम्हें। समझ में आई बात है? पहले समझ लो इसका मेन उद्देश्य क्या है। इसका मेन उद्देश्य क्या हो, मौद्रिक नीति। तो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति हो, इसका मेन उद्देश्य, इसका भी मेन उद्देश्य, जो राजकोषीय नीति ना, इसका जो मेन उद्देश्य हो, उद्देश्य मतलब टारगेट, इसका जो मेन उद्देश्य हो, इसका काम हो ग्रोथ थ्योरी पर काम करती है। ग्रोथ थ्योरी पर काम करती है। ग्रोथ थ्योरी को हम पता क्या बोलते हैं? आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि इस पर काम करती है कि किस तरह भारत के अंदर समृद्धि हो, किस तरह भारत का जीडीपी बढ़ा, जिस तरह भारत के अंदर किस तरह ग्रोथ हो, सारे लोगों को किस तरह रोजगार मिलेगा। समझ बात क्या, कैसे भारत के अंदर उत्पादन होगा, इस पर काम करती है। इसने जीडीपी का काम, इसे दूसरी भाषा में इसे तो बोलते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट बोलते हैं, वो ग्रोथ रेट बोलते हैं। इस पर काम करती है कि इसे कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन यह नहीं काम करती। यह हमेशा जो मौद्रिक नीति है, आरबीआई की जो मौद्रिक नीति, वह भारत सरकार की राजकोषीय नीति या भारत सरकार की मौद्रिक नीति। तो जो भारत सरकार की जो मौद्रिक नीति है ना, या ना
मनी सप्लाई पर काम करती है, मनी सप्लाई को नियंत्रित करने का काम करती है। यस, मनी सप्लाई। अब ये मनी सप्लाई क्या चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है। आओ समझ जाते हैं, तुम अच्छी तरह से जोड़ कर समझाते हैं तुम। तो जो मोदी की नीति है ना, इसका उद्देश्य क्या, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। इसका उद्देश्य है मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, इंग्लिश का वर्ड है ना मनी सप्लाई, इसे बोलते हैं मुद्रा आपूर्ति। मुद्रा आपूर्ति, आपूर्ति को नियंत्रित करने का काम करती है। मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित, नियंत्रित का मतलब वो कंट्रोल। इसका उद्देश्य उसका उद्देश्य दोनों समझ में आया। अब ये मुद्रा आपूर्ति का मतलब क्या है ये समझा दूं मैं तो पहले अच्छी तरह समझ आई बात। क्या तो जो मनी है ना, मुद्रा के बारे में एक ही बात कही जाती है, वो ना डिमांड तो बढ़ा सकता, आसान बात समझाऊंगा। मुद्रा है जो वो डिमांड तो बढ़ा सकता है। डिमांड का मतलब हिंदी में मांग, वो मांग तो बढ़ा सके लेकिन कभी आपूर्ति नहीं बढ़ा सकता। और जब मांग और आपूर्ति के बीच में संतुलन डगमगा जाएगा ना, तो भारत के अंदर जाएगी महंगाई। इसे समझते हैं आसान भाषा में। एक तरफ तो मांग, खून भरी मांग नहीं है यहाँ, डिमांड है। आया समझ में, डिमांड आया समझ में, डिमांड, और यहाँ आपूर्ति, आपूर्ति। इसके बीच में क्या आ गया गैप। आपूर्ति क्या बोलते हैं, सप्लाई। ये सप्लाई है, ये डिमांड। जो डिमांड है ना, जो मनी है, मनी के बारे में कहा जाता कि मनी ना आपको बना भी सकता और मनी आपको बिगाड़ भी सकता। अगर आपके पास पैसा ज़्यादा होगा ना तो ये समझ जाओ आप बर्बाद भी हो सकते हैं, पैसा कम होगा तब भी आप बर्बाद हो सकते हैं। तो मनी के बारे में एक बात कही जाती है, बहुत रिस्ट्रिक्ट, इसका मामला बहुत रिस्ट्रिक्स हो। रिस्ट्रिक्स का ही मतलब हो मनी आपको बिगाड़ भी सकता, मनी आपको बना भी सकता, मनी आपको बना भी सकता, बिगाड़ भी सकता, बर्बाद भी कर सकता। ये मनी के बारे में बात कही जाती है। अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा ही पैसा हो, मान लो आज मैं एक काम करूँ, तुम्हारे सभी खाते में 15-15 लाख डाल दूँ, तो तुम्हारे पास क्या पहुँचेगी, मुद्रा, मुद्रा पहुँच गई तुम्हारे पास, करेंसी पहुँच चुकी, मुद्रा पहुँच चुकी। ध्यान से सुन लेना, 15 लाख तुम्हारे खाते में। अब मैं कहने लगूँ चलो कल को ट्यूशन न जाइयो, तो सोचो आओगे एक बार तो क्या जाओ, 15 लाख तो पड़ेगी, है नहीं। कोई भी जैसे देखोगे ना क्या चक्कर में पड़ना, कौन दिमाग खपागा, है नहीं। एक छोड़, मैं एक काम करता हूँ, तुम्हारे खाते में 1 करोड़ डालता हूँ, तो तुम प्लान बना लो, एक बिल्डिंग खरीदनी मंगला, और जो जिसके साथ वादा कर रखा था ना उसे लेके भाग गए, ठीक है। कितनी खुश हो रही इसकी तरफ, बालों उसकी तरफ। जिसके साथ वादा कर रखा था उसे लेकर फुर, ठीक, घर वाले मान के तो ठीक है, नहीं तो फुर, पैसा तो आएगा 1 करोड़ रुपये भाई जी ने दिया ही, ठीक, चेक काट कर, ठीक। तो क्या बताओ, तुम्हारे पास अगर पैसा पैसा होगा, पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है, समझ आई बात है। अगर तुम्हारे पास पैसा पैसा होगा, क्या तुम मत न्यू बताओ मुझे, तो तुम बता क्या करोगे, बता 1 करोड़ दे दिए, 1 करोड़ सबको दे दिए, तो कल से क्या क्या प्लान है तुम्हारा, तू क्या कर रही है, तेरे से पूछा ना भी, चल बता क्या करिए 1 करोड़। 1 करोड़ का भैया गरीबों को 5 करोड़, गरीबों को, शाबाश, वेरी गुड। मुझे देखकर कह रही क्या बात है। क्योंकि इंसान परिस्थिति के हिसाब से बोल रहा। अभी कहीं और फोन बात कर रही होती ना, उसने पता क्या कहते हैं, कहते नहीं नहीं कल को फरार यहाँ मिल। तो क्या करेंगे, भैया जब मैंने खरीदा तो उसको कुछ काम करना चाहिए। काम हो क्या, बिजनेस, बिजनेस, वो बिजनेस बता दो क्या है। बिजनेस में जैसे कि हाँ बता बता, कुछ भी कर सकता है। मेकअप खोल लिया, चलो तो 1 करोड़ दे दे तो क्या करेगी, काम कर रही कुछ, क्या कर रही, कैसा बिजनेस, तो क्या करें 1 करोड़ का, 3 जने फ्लोप हो चुके हैं, हाँ इन्हें 1 करोड़ रुपए दे दे मैंने, बताओ। करोड़ प्लॉट खरीद लिया, 1 प्लॉट 4 प्लॉट खरीद लिया, तब 1 करोड़ में पैसा बच जाएंगे, बता बताओ क्या करोगे, ये फ्लोप तू बता, बता 1 करोड़ दिए जा, अभी तू भी फ्लोप, तू बता क्या करेगी 1 करोड़ का, कहाँ से इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड, शेयर मार्केट में जाके, जैसे बाप के अंदर गुण हो ना बच्चे के अंदर आई जा। अकाउंट का सर दिखाई दे रहा है, तू क्या करेगी, गोल्ड, क्या, अच्छा 1 करोड़ में, तू बता क्या करेगी, मैं कॉलेज वो कॉलेज नहीं खरीद रही वो गलत इसके मतलब बोला मैं खोलूंगी पेट्रोल पंप का, ठीक है, सबकी गाड़ी में तेल जरूर डलेगा, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक बाइक के लिए वो बना दूंगी बैटरी का,
एक मिनट पहले उन्होंने पेट्रोल पंप की बात कहाँ तो सुन गई, कल सुनी थी परसों सुनी थी। पेट्रोल पंप वाली बात कल सुनी थी परसों सुनी थी, किसने बताई? किसने बताई है पेट्रोल पंप वाली बात? तो मैंने देखा नहीं, बार-बार गाड़ी इसमें भरवाने जाओगे फिर। ये दिमाग तेरे दिमाग में आया कहाँ था, ये कौन सा? मैं पापा साथ गाड़ी में बैठ जाओ। अच्छा तू बता, मैं तो शैक्षणिक संस्थान बोलूंगी। ये कौन सा संस्थान है? शिक्षा के अपने महाविद्यालय। विद्यालय बोल रहे हो। तो उन्होंने क्या सकती से विद्यालय बोल लगे, तो क्या है शैक्षणिक संस्थान? तेने तो से माफ कर दिया, शैक्षणिक संस्थान। चल तू बता क्या करेगी? देखो भैया, मुझे तो खोलनी कंपनी, लेकिन उसको 10 करोड़ से ज्यादा लगेंगे। तो मैंने तो ये 10,000 करोड़ दिया, बता क्या करेगी? तो उसको कंपनी लगाऊंगी भाई। 10,000 करोड़ की कंपनी? इतना कहीं की कंपनी लगा भी, ये बता दूँ। कपड़ों की जूतों की। वो एक दो वो ना 1,000 करोड़ तो पहले खुल जाएगी, 9,000 करोड़ अभी बचा, बता क्या करेगी? उसमें मैं एक जो सोने का घर बनवाऊंगी अपना। किसका? अलाउड नहीं है ना, इंडिया के अंदर अलाउड नहीं है ना। इलेक्ट्रिकल साइकिल की जैसे। बंगला ले लूंगी, है ना? बंगला ले लूंगी, एक 3-4 गाड़ियां ले लूंगी। ले लिए तभी बच रहे 9,000 करोड़ बच रहे। पूरा विश्व घूमूंगी, फिर टूर पे जाऊंगी ना, और जब तक पैसा खत्म नहीं होता घूमती रहेंगी। और मैं अगर तब तक खत्म हुआ और उस जगह जाएंगी फिर उम्र खत्म हो जाएगी तेरे पर, 9,000 करोड़ खत्म होने, घूमती समझ गए? तू बता। हाँ प्लॉट सोना और बताओ, और मैं बुर्ज खलीफा जगह 9,000 करोड़ में है। ये सब पैसे बताकर ना मैंने तुम्हारी सबकी थिंकिंग जान ली, कितना सोच सकते हो तुम, और क्या तुम्हारी सोच है, तुम्हारी आवाज़ ही तुम्हारी पहचान है। तुम क्या सोच सकते हो, तुम्हारा दिमाग किस दिशा में काम कर रहा है? भैया बुर्ज खलीफा और जगह चुप हो जाओ, 9,000 बताओ। करोड़ में। जो मैं तुमसे था उम्मीद थी ना, किसी ने नहीं करा। बताओ क्या करेगी? सोना, बिल्डिंग, घर, गाड़ी, बंगला सब यही, तू बीसी श्रेणी की, तू बता क्या करेगी? यानी सोच रही मैं कुछ अलग बताऊँ? बता बता बता। हाँ जगह ब्रांचेस खुलवाएंगे, जैसे अस्पताल वगैरह और विश्वविद्यालय होंगे। मैंने ऐसी तेरी सोच को देख कर मैंने ना 50,000 करोड़ कर दिया। बता 50,000 करोड़ दिए तुझे, और क्या तो बता क्या करेगी? और अपने लिए एक बैंक भी बैंक खोलने के लिए मात्र 500 करोड़ रुपए चाहिए, 50,000 करोड़ है तेरे पास। जगह जगह हर स्टेट में खुलवाऊंगी ना। खोल, बता 500 करोड़ रुपए बहुत है। हैं? तो मैं अकेली थोड़ी हूँ, पूरी संस्था आवा। 50,000 करोड़ रुपए तो हैं। हर स्टेट में अगर एक अस्पताल में खुलवाने लगे ना, तब भी वैसे कम पड़ जाएंगे जितने आप मुझे दो। फिर क्या करेगी? और बस चिकित्सा में पैसे देंगे। 50,000 करोड़ है, 50 करोड़ नहीं 50,000 करोड़ है। अब आप देखिए, अगर और बोलूंगी फिर आप और आगे बताओगे। वही तो पूछा करेगी क्या? मैं बता दूंगी आपको। अब फिर उसके मैं तो सोनी पड़ गया ना, और चुप रहो जाओ, नहीं तो नहीं। तो तुम्हारे नींद आ पड़ी। चुप हो जाओ, बस यही सोचना, तो सुन लो। पहली बात तो ये खास बात है, ठीक, इतना तुमने खुद ही बता दिया, तुम्हारा जवाब खुद ही बता रहा है। जैसे ही तुम्हारे हाथ में पैसे आ जाने वाले हैं ना, तो तुम्हारे पैर धरती पर नहीं आने वाले हैं। सही बात है, पैसे आ जाने वाले, तुम्हारे पास धरती पर नहीं आने वाले। तुमने ये नहीं कहा बिल्कुल भी कि अब मैं जो काम कर रहे थे हम वो करेंगे भैया। आज तुमने तो पढ़ाई छोड़ दी, आज इसकी तैयारी अभी छोड़ दी तुमने, और छोड़ के फटाफट टिकर भी लिए तुम। सही बात है, तो यार बता तो दिया मैं ना, आई इसकी तैयारी जो सपना था ना, वो सपना भी चक्रमचूर हो। इससे पता लगा तुम तो ये तैयारी कर रहे हैं, पैसे के लिए तैयारी कर रहे हैं। समझ में आई बात है? सुन लो, ध्यान लगाएगा। तुम्हारा मकसद कभी रहा ही नहीं काम करना। समझ में आई बात है? तुम्हारा मकसद, चुप हो जाओ। पहले नंबर पर ना, जैसे मैंने तुम्हारे हाथ में पैसे बढ़ाते चला गया ना, तुमने सिर्फ डिमांड स्टार्ट कर दी। अस्पताल के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, मटेरियल लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अगर सारे लोगों को, भारत के लोगों को पैसे दे दिया जा, तो खेत में कौन जाएगा काम करने? तो खाओगे क्या? डले खाओगे क्या? सबके लोगों को पैसे दे दिया जा, तुमने काम करना बंद कर दिया, पढ़ाई भी छोड़ दी। बधाई के पात्र हो तुम तो यार। इसका ये मतलब होगा जो सप्लाई थी ना, सप्लाई हो जाएगी बंद। लोगों के हाथ में जैसे ही पैसा आएगा ना, तो वे डिमांड करनी स्टार्ट कर देंगे। डिमांड ना चरम पर चला जाएगा, और जब चरम पर चला जाएगा ना, इसका ये मतलब होगा जब डिमांड सप्लाई को छोड़कर ऊपर चला जाएगा, क्योंकि सप्लाई और डिमांड
वे बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं होगा ना तो महंगाई की पात्र हो जाओगे तुम। कैसे होगा? जब कोई भी चीज़ खेत में उगाने का नहीं, मान लो किसी खेत में टमाटर खड़े हुए और टमाटर की जगह एक ही खेत में टमाटर थे, सबके हाथ में करोड़ रुपए आ चुके, तो सारा प्रोडक्शन हो जाएगा, आपूर्ति से अनुपात नहीं बढ़ पाया। कुछ दिन तक तो तुम सुकून की जिंदगी गुजारोगे, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसलिए ज़्यादा पैसा हानिकारक हो सकता है तुम्हारे लिए पूरा। इसलिए भारत सरकार ये चाहती है, आरबीआई तो इसी आरबीआई है ना, जो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति वह इसी एजम्पशन पर काम करती है, जो आपूर्ति है ना और जो मांग उसके बीच में संतुलन को बनाए रख, जो मूल्य है ना उसे स्थिर रख। समझ में आया बात है? इसी एजम्पशन पर काम करती है। अगर इसकी जो मौद्रिक नीति ना उसके अंदर जरा सी भी गड़बड़ हुई ना, पूरा भारत बर्बाद हो सकता है। याद रखना बात यह। और ऐसा हो चुका भारत के अंदर। यस, ऐसा भारत के अंदर हो चुका। वो कब हुआ ये बताता हूँ तुम्हें। मांग है ना, अगर लोगों के हाथों में पैसा आया, तुमने कई बार सोचा होगा जब तुम बचपन में छोटे छोटे होंगे कि हम ये बैंक है यार, बैंक के पास इतने सारे पैसे, सबको छापर सबको नोट मारते, क्या दिक्कत है? सबको पैसे से सबको नोट छापर। लेकिन बाद में जाकर तुम्हारा ये बदला भी, जब तुमने पढ़ा, मैंने तुम्हें पढ़ाया, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में पढ़ाया तुम्हें, है नहीं? मैंने तुम्हें बताया कि ऐसा कर नहीं सकता, ऐसा कर दिया तो सबको पैसे दे दिए तो जो सप्लाई है मांग वो डिमांड तेजी के साथ बढ़ जाएगा और आपूर्ति से अनुपात बढ़ नहीं पाएगा। समझ, प्रोडक्शन होने का, उत्पादन होने का, लोग खेतों में काम करने के, तुम घर तक काम निकलने के नहीं। इसका मतलब सब निकम्मे हो जाने वाले, आपूर्ति बढ़ने की नहीं। कुछ दिन तक तो तुम्हारा गुजारा अच्छा चलने वाला और लॉन्ग टर्म तुम्हारे सामने समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसा हुआ भारत में वर्ष 1956 के अंदर, 56 के बाद 1949 के बाद भारत के अंदर जो आरबीआई बैंक था, भारत सरकार को जब भी पैसे चाहिए होते थे ना, आरबीआई के अंदर मशीन रखी होती, नोट छापते थे और भारत के लोगों को पकड़ा देते थे। यस, धीरे धीरे चलता गया काम। चला कब तक चला? 1962-67 तक लगातार चलता रहा 62-67 तक। तो 1962 में जाकर ना एक भारत का जन्म हुआ, नए भारत का, जिसे हम कहते हैं महंगा भारत। सब चीज़ महंगी हो चुकी, सबके लोगों के हाथ में पैसे थे, जैसे पैसे थे तो लोगों ने बढ़िया करके डिमांड करा, लोगों ने काम करना कर दिया बंद, और तू पूरे भारत के अंदर ना सबके हाथ में पैसा होगा। जैसे जब हाथ में पैसा होगा ये समझ जाओ फिर लोग निकम्मे हो जाएंगे, निकम्मे हो जाएंगे तो आपूर्ति से अनुपात पढ़ने, खाट पर पढ़कर सो रहे, आज खेत में नहीं जाना, आज तो पैसा है, दिक्कत क्या है? आया समझ में? 3 महीने का तो राशन है तो क्यों? क्योंकि आरबीआई की गलत पॉलिसी अपनाई थी आरबीआई ने, और यह पॉलिसी धीरे धीरे चलते 1997 तक चली। 1997 तक चली और यह एक गलत पॉलिसी थी जिसका हम आज तक भी शिकार है। इसका खामियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। यस, नोट छाप कर जो पैसे बांट दिए गए, समझ जाओ एक महंगे भारत का जन्म हुआ। इसलिए मांग और आपूर्ति के बीच में संतुलन होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मान लो जो लोग ये काम करने जा रहे हैं ना, डेली काम करने जा रही है, कंपनी में जाने चाहिए, जो लगातार जा रहे हैं, जो खेतों में काम करने जाने चाहिए, जो सर्विस पर जाना चाहिए। लॉकडाउन में क्या हुआ था? लॉकडाउन में क्या था? डिमांड बढ़ रहा चला जा रहा था, आपूर्ति से अनुपात तो बढ़ ही नहीं पाया। ये भी तो समस्या है। जीडीपी क्यों गिरेगी? जीडीपी इसलिए तो गिरेगी, माइनस के 23% चली गई। इसका जीडीपी का मतलब क्या हो? आपूर्ति बढ़ना चाहिए, आपूर्ति बढ़ ही नहीं रहा, डिमांड बढ़ता चला जा रहा। लोग ना सामान लेने जा रहे हैं, देखा क्या सारा सामान खत्म हो लिया, होल में तो नमक खत्म हो लिया, ये खत्म हो लिया, वो खत्म हो लिया, क्योंकि उत्पादन नहीं हो रहा था किसी चीज़ का, सब चीज़ तो बंद रहा। 3-3, 4-4 महीने बंद कर रखा, फिर 1-2 मजदूरों को भेजना पड़ा। समझ में आया बात? यही तो बात समझ में आ रही है ना, क्या कहने की कोशिश करी जा रही है। तो डिमांड और जो आपूर्ति है ना, इसके बीच में मिसमैच नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो नहीं तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई बढ़ जाएगी, और महंगाई बढ़ जाएगी ना तो मांग आपूर्ति छोड़ को ऊपर चला जाएगा। इसे नियंत्रित करने का काम, मांग आपूर्ति के बराबर रहनी चाहिए, इसे नियंत्रित करने का काम। क्यों लोग डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके हाथ में पैसा आया। वो पैसा भेजा किसने? आरबीआई ने छाप कर भेजा। तो आरबीआई को कह दो ना पैसा छापना बंद कर दो, आरबीआई को यूँ कहो ना पैसा छापना बंद कर दो। अभी मैं एक सवाल पूछता हूँ तुमसे, जब से नोटबंदी हुई थी 2000 का नोट आया था, याद है किसी को? अब किसके पास 2000 का नोट दिख रहा है? तुम्हें पता भी नहीं चला। आरबीआई के पास यह ताकत तुम्हें बिना बताए उसने 2000 का नोट गायब कर लिया मार्केट से। उसने पॉलिसी बनाई थी कि अब जब भी बैंक में जमा होगा ना, कोई भी बैंक उसको जब पैसे देगा ना, बस एक बार अपने पास जमा कर लेना और सीधा मेरे पास पहुंचा देना। तुम्हें पता भी नहीं चला बात, या मुझे बताया बात, सही बात। या एटीएम में भी नहीं मिलना तुम 2000 नोट का नोट पैसे, लेकिन चल जाएगा क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी थी 1 साल पहले की। उसने कहा आरबीआई 2000 के जितने भी नोट थे ना, उस तक जितने 2000 के जितने भी नोट थे उसने सारे सोख लिए। इतनी ताकत है उसके अंदर, ये मौद्रिक नीति का हिस्सा है 2000 का नोट। कि 2000 का नोट ना चलने में बड़ी दिक्कत होगा, 2000 का जो नोट हो चलने में बड़ी दिक्कत हो। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? 100 रुपये का जो देखो, एक वो वेलोसिटी, पैसे की जो वेलोसिटी हो 10 रुपये है, 10 रुपये का मार्केट में ज़्यादा डिमांड होगा 2000 रुपये का। कितने लोग कह रहे 2000 का डिमांड होगा? हाथ खड़ा करो। जो कह रहे 2000 का डिमांड ज़्यादा होगा वो हाथ खड़ा करो। जो कह रहे 10 रुपये का डिमांड ज़्यादा होगा हाथ खड़ा करो। 10,000 रुपये का, 10 रुपये का, 10 रुपये का ही डिमांड ज़्यादा होगा। वो उसकी वेलोसिटी तेज है ना, वो चलने में आसानी हो जाएगी, तो उसकी वेलोसिटी ज़्यादा, तो उसका डिमांड ज़्यादा होगा 10 रुपये का।
समझ में आई बात? या 2000 रुपये का नोट क्या है? ये भारत के लोग हैं, जब भी किसी कंपनी में या किसी यहाँ मजदूरी काम करने जाते हैं ना, इन्हें महीने में जो सैलरी मिलती है, जब तक इन्हें हाथ में गड्डी से ना दिखाई देना भरी सी, तो मज़ा नहीं आता है ना। समझ गए बात? जब हाथ में गड्डी से वजनता ना दिखाई तो मज़ा नहीं आता ना। ये क्या 10,000 रुपये का सीधा एक नोट पकड़ा है, 10,000 की सैलरी, एक नोट पकड़ा दिया, क्या है, मज़ा ही नहीं आया यार। भारत के लोगों का, भारत के लोग हैं, इनका मानना हाथों में वजन होना चाहिए, पैसों में वजन होना चाहिए। इसमें बेइज्जती क्या है, खास बात है, समझो तो सर, तो बड़ा दिक्कत हो चलने में। अब भारत के अंदर जो आरबीआई है ना, उस आरबीआई को कहा गया वो सिर्फ 10,000 तक फालतू का नोट नहीं छाप सकता, 10,000 तक फालतू का नोट नहीं छाप सकता। समझ में आया बात? या तो क्या है, ये सारा काम मैं बताना चाह रहा हूं तुम्हें। आरबीआई की जो मौद्रिक नीति है ना, मौद्रिक नीति के अंदर सब चीजें लिखी हुई। मौद्रिक नीति की ना हर 2 महीने बाद समीक्षा होती है। पहले 3 बार समीक्षा, मोदी सरकार से पहले ना 3 बार समीक्षा होती थी, एक 3-3 महीने बाद समीक्षा होती थी, 3-3 बाद, तो एक साल में 4 बार समीक्षा होती थी, अब 6 बार समीक्षा हो। फरवरी में देखो, एक साल में 12 महीने हो, 12 महीने में तो फरवरी का महीना, फिर मार्च को छोड़ दो, फिर अप्रैल का महीना, अप्रैल को छोड़ दो, फिर मई, अप्रैल के बाद मई को छोड़ दो, जून का महीना, हर 2-2 महीने बाद समीक्षा होगी मौद्रिक नीति की, कि मौद्रिक नीति में काम क्या चल रहा है, इसके तहत कौन कौन से बदलाव करे गए, मौद्रिक नीति के उपकरण क्या है, ये सारे पढ़ने वाले हम, काम क्या हो। लेकिन ये सारा का सारा काम देखना, पैसे तो समझ, इतना भी काम देखना कि कहाँ कहाँ कितना पैसा चला गया मार्केट में, कितना पैसा कब गायब करना मार्केट से, कितना पैसा मार्केट के अंदर जाना चाहिए, तुम्हें खुद भी नहीं पता चलने का। आरबीआई के पास इतनी ताकत है। लोग कहते हैं फरवरी के महीने में जाकर, या जब बरसात का मौसम हो, पता क्या कहते हैं लोग कहते हैं अब लोगों के पैसे में पैसा है, हाँ तो पैसा रहा ही कहाँ सब, वो आरबीआई की नीति वा, मौद्रिक नीति वा, वो चाहो तो पैसा खींच भी सको, पता भी नहीं चलने का। बैंक में जो पैसा आया ना, आरबीआई वाणिज्य बैंक को कह देगा अपने पास ही रखना, अंदर देना मत बिल्कुल भी, क्योंकि वे तो आरबीआई की बात मान लेंगे। जैसे 2000 का नोट सोख लिया उसने मार्केट तक, लोगों को पता भी नहीं चला। अभी मैं तुमसे एक सवाल पूछा हूँ, तो क्या तुम्हारे घर में किसी के पास 2000 का नोट है तो नहीं, तो है तो तुम अपने माता पिता के पास दिखा दो, तुम होगा भी ना। अगर तुम बैंक पर जाकर जमा कर दिया तो दोबारा तुमको आरबीआई उसको बैंक वाले 2000 का नोट नहीं देने के, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो हो रखी है। उससे क्या रखा, 2000 का नोट हटाओ यहाँ था मार्केट में, चलने में बड़ी दिक्कत खड़ी करता है वो, आया समझ में, इसकी वेलोसिटी कम हो। ये सब मौद्रिक नीति का हिस्सा, यही तो तुम्हें समझना, ये काम कैसे करता, समझ में आया बात? या इसका सारा खेल अगस्त सिलेबस यही है हमारा। और भारत सरकार के साथ इसकी लड़ाई क्यों है, जो आरबीआई है इसकी लड़ाई भारत सरकार के साथ क्यों? क्योंकि भारत सरकार ना इन्फ्लेशन थ्योरी पर काम करती है, महंगाई वाली थ्योरी पर काम करती है, महंगाई को नियंत्रित करने का काम करती है, भारत के आम लोगों के बारे में सोचती है। अब मुझे ये पता क्या सोचती है भारत सरकार चाहती है ग्रोथ रेट बढ़ जा, जीडीपी बढ़ जा, बस जीडीपी दिखाई बढ़ता जाना चाहिए, चाहे रेट के दाम कितने बढ़ जा। और ये इसका क्या काम है, दाम नहीं बढ़ना चाहिए, आम आदमी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। इसलिए मनी सप्लाई को नियंत्रित करने का काम, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का काम, मुद्रा कितनी जागी मार्केट में, ये हमारा पूरा मार्केट ही तो है, पूरा मार्केट ही तो, क्योंकि जितनी मुद्रा जागी उसी के हिसाब से आर्थिक क्रियाएं चलेगी। आर्थिक क्रियाएं क्या हो, उत्पादन, आय और व्यय, कितना उत्पादन होगा, कितनी आय होगी इंसान की, कितना व्यय होगा, कितना खर्च करेगा इंसान, इन्हें हम आर्थिक क्रियाएं बोल रहे। तो सारा जो मनी है ना, सारी चीज मुद्रा के ऊपर डिपेंड कर रही, सारा खेल पैसे का। पैसा पैसा करती है तू, पैसे पे क्यों मरती है, मैं पैसे की लगा रहा हूँ ढेरी, जब तू हो जाए मुझे नहीं पता। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब डिमांड के और सप्लाई के बीच में मिसमैच होना चाहिए, और हुआ पहले कई बार हो चुका, समझ में आई बात? या तो ये सारा काम देखना है किसका होगा, आरबीआई जिस नीति के तहत देखा उस नीति का क्या नाम है, मौद्रिक नीति का मेन उद्देश्य क्या है? तेरे पापा आएगा, इतनी बात बताओ तो समझ में ही नहीं आई, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, तो मांग और आपूर्ति के बीच में संतुलन होना चाहिए। संतुलन होने के लिए ये किसका काम होगा, मौद्रिक नीति का। किसकी मौद्रिक नीति? आरबीआई। महंगाई ज़्यादा तो नहीं बढ़नी चाहिए, महंगाई को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन बोलते हैं महंगाई को, इन्फ्लेशन। महंगाई ज़्यादा ना बढ़े, महंगाई कब बढ़ेगी ज़्यादा, जब लोग डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे, डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन वह चीज़ मार्केट में है नहीं, या उसकी आपूर्ति से अनुपात में है नहीं। टमाटर मार्केट में एक के ही पास है, वो तो ठूके ठू मारेगा, फिर सही बात है, महंगे बेचेगा नहीं। भिंडी एक के ही पास है, तो भिंडी मार्केट में है नहीं, आपूर्ति बढ़ी नहीं पाई, लोगों के खाते में 15-15 लाख पहुंच गए थे, मोदी जी ने खाते 15-15 लाख मेरे खाते में, तो लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन खेतों में काम करने गए नहीं, तो फिर आपूर्ति से अनुपात बढ़ी नहीं पाई। जब बढ़ी नहीं पाई तो इसका मतलब जो डिमांड था वो आपूर्ति की छोड़ को ऊपर चला गया। जब डिमांड आपूर्ति की छोड़ को ऊपर चला जाएगा ना, तो समस्याएं खड़ी हो जाएगी, समझ में आया? ठीक, तो डिमांड और जो सप्लाई है इसके बीच में मिसमैच हो जाना,
अगर इसमें मिस मैच हुआ समस्या खड़ी हो जाएगी। इन सब चीज़ों को देखना है काम किसका होगा, आरबीआई की मौद्रिक नीति का होगा। मौद्रिक नीति का एक मेन काम है, इसके बहुत सारे काम हैं, अभी सारे काम में इससे जोड़ दूंगा। बस इतनी बात याद रखना, मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करना है काम इसका, मनी सप्लाई मार्केट में कितना जाने वाला, समझ में आया बात यार, ठीक। तो आरबीआई के पास इतनी ताकत हो, तुम्हारे हाथ में जितना ही पैसा जा रहा है ना, समझ बात यार, वो सारा सोख लगा, तुमको कंगाल बना देगा। कभी कभी करता है आरबीआई ऐसा, यस। जब आरबीआई को पता लग जाए ना कि लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे, तो क्या करेगा वो पता क्या करेगा, ब्याज दर बढ़ा देगा। ब्याज दर जैसे बढ़ा देगा ना, तो लोग फिर डिमांड करना बंद कर देंगे। ब्याज लोग पैसा क्यों निकाल रहे, लोग पैसा इसलिए निकाल रहे, ब्याज दर कम हो। वो पता क्या करेगा, सीआरआर को 100% करके सीआरआर को थोड़ा बढ़ा देगा। जैसे सीआरआर को बढ़ा देगा तो उसका क्या करेगा, ये हम सीखेंगे आगे जाकर। सीआरआर को बढ़ाकर वो क्या आएगा, बैंकों को निर्देश देगा, अब जो पैसे लेना आगा ना उसे पैसे नहीं देना, उस पर लिमिट कम कर देनी। जो लोन लेना आगा ना उसके लोन की रेट बढ़ा देना, ज़्यादा महंगा कर दो, लोन का रेट महंगा कर दो, ब्याज दर बढ़ा दो। उससे क्या होगा, बैंक फिर ब्याज दर बढ़ा देंगे। जैसे बैंक ब्याज दर बढ़ा देंगे तो फिर लोग लोन नहीं लेने के, फिर लोगों का तो पैसा नहीं होने का। जब पैसा नहीं होने का, डिमांड नहीं करने के, और जब डिमांड नहीं करने के तो फिर आपूर्ति संतुलन दोनों के बीच बराबर ठीक ठाक रहेगा। फिर उसका क्या होगा, महंगाई नियंत्रित हो जाएगी। ये बहुत साइंटिफिक काम है, ध्यान तो दिमाग को जोड़ डाल लो सर। अगर इसे नहीं जोड़ पाए समस्या खड़ी जाएगी तुम्हारे लिए। मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का काम किसका होगा, आरबीआई का होगा। और आरबीआई मौद्रिक नीति के तहत मुद्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। बताओ बात समझ में नहीं है। मनी सप्लाई को नियंत्रित करने का काम आरबीआई की मौद्रिक नीति का होगा। ये बात बता दो, बुझ रही नहीं बुझ रही दिमाग में, समझ में आया बात या, ठीक। कोई दिक्कत? अब सवाल है, क्या तुम्हें पता कि जो आरबीआई है, एक तो आरबीआई की मौद्रिक नीति हो, एक मौद्रिक नीति के अंदर एक और नीति आती है, इसे ध्यान से देखो अच्छे तरीके से। दूसरी नीति है, उसका नाम है साख नीति, इसे बोलते हैं क्रेडिट पॉलिसी। आजकल इस तो बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं, समझ बात है। ये तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है मौद्रिक नीति, यूपीएससी के सिलेबस में मौद्रिक नीति है। लेकिन जब तुम्हें चेक कराता ना सवाल, तो साख नीति तो बहुत सवाल आने स्टार्ट हो चुके हैं। समझ, जब एमए इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, तो साख नीति को पूरा पढ़ते हैं, तभी डिस्कस करते हैं। सही बात है। मैं तो देखता हूँ आजकल यहाँ बीए, बीएससी के, एमएससी के जो पेपर हो रहे हैं, बच्चे पता नहीं किस तरह पेपर दे हुए। नहीं तो मैंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के पेपर दिए ना, तो पूरा तमीज़ से पढ़ कर दिए पेपर, होश मोह को पढ़ाई करी तमीज़ वाली। सही बात है। मैं तो नहीं पता कौन से सिस्टम में हम रह रहे हैं, कौन सा कैसा सिस्टम में रह रहे हैं, कैसे पेपर हो रहे हैं इनके बच्चों के, समझ में नहीं आता कैसा एजुकेशन सिस्टम है। ये तो कभी भी तरक्की नहीं कर पाने कभी भी, ये पीछे रह गए हमेशा। आजकल मैं देखता हूँ बच्चों कैसी तैयारी कर रहे हैं, बीए दे रहे हैं, बीए का पूरा संपूर्ण ज्ञान भी नहीं है उसे, क्या लिख रहा है उसके अंदर बैठा हुआ हो। समझ में आया बात या? तो बताया तो टीचर को जानकारी नहीं है साख नीति क्या अनुग्रह निशान लगा दे दीजिए, साख नीति जब पढ़ ले जाएगा टीचर। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, पूरा फाइनेंशियल मार्केट इस पर टिका हुआ, साख नीति पे। इस क्रेडिट पॉलिसी जब पढ़ोगे तुम, आजकल यूपीएससी इसके अंदर तो जाकर सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया उसने, उसे छोड़ दिया हो, इस पर चलाया। लेकिन इसे ही पढ़ना, उसे पढ़ना, कुछ नहीं छोड़ना, टाइम बहुत, घबराने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी तैयारी में 4-5 साल कुछ नहीं है। किसी भी आईएएस तो पूछोगे ना, किसी भी आईएएस तो, मामूली आईएएस तो पूछोगे, और उसने बहुत तपस्या कर रखी, घोर तपस्या, तो कम से कम 3 साल लगे होंगे उसे। 3 साल या 4 साल तक कम लग ही नहीं सकता इस तैयारी में, अगर वो लगातार पढ़ रहा था। और जब सीरियस कैंडिडेट था, कम से कम 5 साल आराम से बिताएगा समय तैयारी में जाकर, जब तो उसको गहरी समझ नहीं होने की डेप्थ। और जिस तरीके से मैंने तुमको सभी समझाया ना, इस तरीके से तुम समेटते चले गए सर, तो सब चीज़ें तुम्हारे सामने होगी। तुम एग्जाम को समझ चुके, जो एक बार एग्जाम को समझ चुका। अब मैंने कहा, मैं सुबह रिपोर्ट भेजी थी, सरकार ने संसद के अंदर एक कमेटी बनाई, और कमेटी पर जांच करके पता करवाया कि आईएएस की कितनी भारी मात्रा में कमी। मात्र 180 आईएएस सरकार 1 साल में बना रही है। वे कह रहे 1000 आईएएस बनाओ 1 साल में। कमेटी ने कहा 1000 आईएएस बनाओ, तुम्हारे टाइम तक ना, आने वाले 2-3 साल बाद आईएएस की मात्रा लगातार बढ़ती जाएगी, यानी तुम्हारा बनना तय है। इतनी कमी है, समझ बात या? मात्र 6000 के आसपास आईएएस काम कर रहे हैं कुल पूरे भारत में। भारत सरकार के साथ मिलकर ना 300-400 आईएएस काम कर रहे हैं कुल केवल। तो भारत सरकार चाहती है आईएएस की संख्या बढ़ाई जाए लगातार, इनके अंदर बुद्धि हो, सोचने समझने की क्षमता डेवलप होने की, ये देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। देश को तो यही चला रहे, समझ में आया बात या? अगर तुम्हें जब तक मैंने तुम्हें कहा, चलो मैं तुम्हें सरकार का सचिव बना देता हूँ, आईएएस बना भी दिया तुम्हें, तो आईएएस अगर तुम्हें बना भी दिया, क्या तुम इस लायक बन पाए कि तुम सरकार की बैठ कर नीति बना दोगे? तो जब तक तुम इस लायक नहीं बन पाते ना, तुम बैठ कर सरकार की नीति बना दोगे, तुम्हारे हाथ पैर खुद कांपेंगे। जब तो इंटरव्यू लिया जा, तो पहले इस लायक बनो, एग्जाम खुद कह रहा है पहले,
जब तो तुम इस लायक खुद नहीं बन जाते ना, तो तुम कभी इंटरव्यू में बाहर निकाल लगा, कभी मेंस में बाहर निकाल लगा, कभी धीरे धीरे बाहर निकाल लगा। जब पक जाओगे, पूरे एक्सपर्ट्स हो जाओगे, जब जाकर उसके पास जाओ, जब जाकर IAS बनोगे। जब तुम अभी सक्षम नहीं है और तुम्हारा हाथ पैर काम पके, तो क्यों बनाना तुम IAS हो? किस लायक हो तुम? नीति समझ नहीं तुमको, उसकी गवर्नमेंट की क्या है, मोदी की नीति समिति क्या है वह, तो क्यों बनागा तुम? इसलिए पहले बैठो, तमीज से बैठो, तमीज से बैठ कर मेहनत करो, न्यूज़ सुनने की आदत डाल लो, उसे पढ़ो, उसमें इंटरेस्ट जगाओ अपना। वो तो खुद कह रहा। तो जब तक तुम किसी भी सब्जेक्ट में खुद कंफर्टेबल फील ना करो, तो तुम्हें क्यों बना दिया? जानू बता दो मुझे, तो टाइम तो लगने वाला। समझ में आया बात? ये बात समझ में आई है? लेकिन ऐसी एक बात और फिर कह रहा हूँ, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे तुम सीख नहीं सकते। सब चीज़ सीख सकते हैं, वो भी साधारण भाषा में। ये नहीं बहुत हार्ड चीज़ है, हर चीज़ इन आम आदमी से जुड़ी हुई, हर चीज़ आम आदमी से। ये सरकार तुम्हारे बिना कुछ नहीं है। तुम 140 करोड़ 10-20 लोगों को ले, समझ आई बात है, जो सरकार चला रहे। तुम 140 करोड़ हो, तुम अपना महत्व समझो। लोकतंत्र के अंदर रहते हुए तुम अपने आप को अपनी खुद की परिभाषा बोल चुके, तुम बहुत ताकतवर हो। इस बात को संदर्भ करती है आम आदमी पार्टी, इसी एजेंसन पर काम करती है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी यानी वो आम आदमी पार्टी केजरीवाल की पार्टी नहीं है, आम आदमी की पार्टी बनाई गई थी, भले ही केजरीवाल की बन गई हो। ठीक। अब एक बच्चा कह रहा है जी मेरी अखबार समझ में आता है, मैंने कहा सबसे पहले बात तो पढ़ना शुरू कर। मैंने कहा खेल की न्यूज़ पढ़, ऐसी पढ़ पहले आदत डाल पढ़ने की। जिन आदत ही ना पढ़ने की बना ली तो फिर उसका दिक्कत, तो उससे दिक्कत खड़ी जाएगी। अब तुमने डेली आदत पढ़ा की पढ़ने की 2-3 दिन छुट्टी लगी, तुम लगेगा बोर हो गया यार, तुम्हें तो ना मन लग नहीं सकता, तुम्हारा स्वास्थ्य ऑटोमेटिक ही खराब हो जाने वाला। ज़्यादा मस्ती मारोगे, सोचो क्या करोगे? समझ में बात है? तो सबसे पहली बात तो मैंने कहा तू आदत डाल, खेल की न्यूज़ पढ़ तू। अगर तो धीरे धीरे अपना भी कवर कर लेगा। तो क्या चीज़ छोड़नी, क्या चीज़ पढ़नी, तो जो चीज़ इंटरेस्ट है पढ़ना। पहली बात तो तू पढ़ना सीख, पढ़ तू जो भी तुझे समझ में आ रहा पढ़, लेकिन पढ़ तो। अब बैठ कर तू फोन में बैठ कर टिक टिक करना शुरू कर दे, इससे तो बढ़िया कि इस तो बैठ कर तू न्यूज़ जान हो क्या रहा भारत में। भारत को तू IAS तू बनने जा रहा, भारत की जो न्यूज़ चल रही उसमें तू दिलचस्पी नहीं दिखा रहा, क्यों बना दिया जाए तुझे? भारत में जो न्यूज़ चल रहा है, मुद्दा चल रहा है, वो तो अपना तू सिलेबस नहीं मान कर चल रहा। हर चीज़ तुम्हारा सिलेबस है, समझ में ज़्यादा तुम्हारी नज़रें खुली हुई हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, जोड़ना सीखो चीज़ों को, हर चीज़ का विश्लेषण, हर चीज़ पर तर्क और कुतर्क करना सीखो। ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, इस चीज़ के मैं पक्ष में हूँ, इस चीज़ के मैं विपक्ष में हूँ, ये मेरा खुद का निष्कर्ष है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है, ऐसा होना चाहिए। यही सवाल है। उत्तर में लिखी क्या रहे डेली एडिटोरियल में, ये तो कर रहे हैं, ये पक्ष, ये विपक्ष, ये मूल्यांकन और ये निष्कर्ष, ये मेन बॉडी पार्ट, ये कारण है, ये उपाय है, और क्या चल रहा? कितनी आसानी से कह दिया मैंने, समझ लीजिए। लिखने में कितना टाइम लगता होगा? साख नीति, तो सारा खेल इस साख नीति का। इस साख नीति को समझाने के लिए ना मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। अब देखो ध्यान से, सवाल कहाँ कहाँ से आते हैं, कितने गहरे से सवाल आते हैं। 1 मिनट के लिए समझ लो ध्यान से। ये RBI है, RBI है, इसने मार्केट में 100 रुपये का नोट छापा, ऐसा 2000 तो फालतू अच्छा छाप दिया। ये एक कैंडिडेट इसके पास चला गया और ये बैंक के पास चला गया एक कैंडिडेट। बैंक कौन सा? वाणिज्यिक बैंक। इसके पास इसका खाते, बैंक में इसने अपना खाता खोल लिया, सेविंग अकाउंट खोल लिया, और बैंक ने अकाउंट खोलकर इसके खाते में 100 रुपये दर्शा दिए। अब बताओ बैंक, इस वाले बैंक के पास कितने पैसे आए? कितने? 100 रुपये आए। किसे छापे थे? RBI को ना 100 रुपये के नोट छापने का अधिकार है। 1 रुपये का नोट नहीं छाप सकता वो, 1 रुपये का, और कुछ कितने रुपये का? 2 रुपये का। 1 रुपये के 2 रुपये के जो नोट है ना, ये छापेगा वित्त मंत्रालय। आए समझ में? वित्त मंत्रालय छापेगा। और लेकिन 1 रुपये के नोट का हमारे यहाँ बहुत महत्व हो, पता तुम्हें? 1 रुपये के नोट का हमारे यहाँ बहुत महत्व हो। 1 रुपया हमारे यहाँ ना पूजा में जाओ, हम किसी के यहाँ दान करते हैं 51 रुपये, 1 रुपया एडवांस में लगा के। लड़की को विदा करने का टाइम देते हैं 11 रुपये, ऐसा समझ में, 1 रुपया और एडवांस कर दो। लेकिन अब तो मैं देख रहा ना, ऐसा समझ, जब तो 1 रुपये का कार्ड आया ना, तब से 10 रुपये देने स्टार्ट कर दिए। समझ नहीं बात है? जब से 1 रुपये का कार्ड आया, क्या तुम जानते हो क्या हो रहा है? यहाँ भी बहुत बड़ा गेम चल रहा है। 1 रुपये वो भी पिछले साल की बात है, RBI ने ना 10,000 रुपये के 1 रुपये के नोट छापे थे, कागज वाले। उस पर वित्त मंत्री के साइन हो, उस पर भारत, क्योंकि जो नोट हो ना उस पर RBI के गवर्नर के साइन हो। लेकिन 1 रुपये का जो नोट हो उस पर वित्त सचिव के साइन होंगे। नोट कागज वाला, सिक्का हो वो दूसरा गोल गोल वाला। समझ में आया बात? या ठीक। तो जो नोट हो ना छापे, तो बैंक वालों की क्या खास बात हो, बैंक में चले गया पैसा, बैंक में चला गया। और जो बड़े बड़े धंधा सेठ हो ना, दुकानदार हो, जो पूजा पाठ वाले हो, पंडित हो, वे फ़ोन करके बैंक वालों सेटिंग हो उनकी, वे उसे 5,000 रुपये में बेच देंगे उस गड्डी को। 2,000 की गड्डी 5,000 में बेच देंगे। और वो 5,000 रुपये की गड्डी को ना, जो पंडित होगा वो 5,000 रुपये की गड्डी को ना 10,000 में लखागा।
क्योंकि 1 रुपये को जो बेचेगा 1 रुपया भी देखा नहीं मिलता। और लोग पूजा तो जो धार्मिक लोग हो ना, बहुत धार्मिक लोग हो, उसे 51 ही रुपये चाहिए, 1 रुपया चाहिए ही चाहिए। और 1 रुपये को ना 10 रुपये में बेचेगा, अगर 1 रुपया जब दूंगा 10 रुपये देगा, 1 रुपये का इतना महत्व हो चुका है। समझिए कितना बड़ा गेम चल रहा है अभी। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है क्या? 1 रुपये का सिक्का है, वही तो बात है, सिक्का हो चाहे कुछ हो, चाहे सिक्का हो चाहे रुपया हो, ये सब चीज़ पहले हायर हो जा। बैंक से बैंक पता नहीं चलता किसी को, बैंक को पता लग जाएगा दे देंगे। हाँ, लेकिन बैंक को आरबीआई एडवाइस देता कि आपको थोड़े थोड़े करके बांटने, लेकिन बैंक को तो क्या करना, बांटने, एक को दे दिए सारे के सारे। अब फिर वो क्या करेगा, 2000 रुपये 1000 रुपये बैंक वाले ने खा लिए बीच में, फिर आगे लेकर जाएगा, फिर वो अपनी मनी जनरेट करेगा, ऐसे चलता। लेकिन छोटो पहले ही बताओ, आरबीआई ने 100 रुपये का नोट छापा, 100 रुपये का नोट छाप कर इसके खाते, इसमें एन अपना खाता खुलवाया बैंक में, जाकर डिपॉजिट करते हैं 100 रुपये। बताओ एक खाते में 100 रुपये दिखाई देंगे, नहीं दिखाई देंगे? इतना में इसके पास पता कौन है, बी आया, इसके बैंक के पास बी आया, कहने लगा मुझे 100 रुपये का लोन चाहिए, 100 रुपये का लोन चाहिए। तो बैंक ने इसे 100 रुपये दे दिए 100 रुपये से। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं कोई दिक्कत? 100 रुपये दे दिए, 100 रुपये से दे दिए। केवल बैंक के पास कितने पैसे जमा होते? 100 रुपये। दिक्कत तो नहीं आता, 100 रुपये। अब इसके बाद क्या हुआ, ये 100 रुपये ना दे दिया, जैसे इसने इधर सी था, ठीक, इस सी ने इसने ना बी ना सी का कर्जा चुका दिया, इसे 100 रुपये, सी को 100 रुपये दे दिया जाकर। समझ बात, इसका सी का कर्जा चुका दिया, 100 रुपये से दे दिया जाकर। जैसे 100 रुपये जाके सी जो सी है इसके पास पहुंचा बैंक के, कहने लगा मेरा खाता खोल दो, कहने लगा मेरा खाता खोल दो, ठीक, और 100 रुपये जमा कर लो। इन्हें 100 रुपये जमा कर दिए, बहुत अच्छी बात है। इतनी देर में डी चलाया, समझ में बात है, किसके पास आया, डी, बैंक के, कहने लगा मुझे 100 रुपये और दे दो, 100 रुपये दे दिए। इतनी बात होता समझ में नहीं है। रुपये कितने थे, ध्यान तो सुन लेना। अभी बताओ, ये 100 रुपये जमा हुए थे, ये जमा हुए थे, ये जमा हुए थे या निकाल ले, ये निकाल लेते, निकाल ले गए। और ये निकाल ले गए, ये निकाल ले गए, जमा हुए। और ये ए और सी वाले जमा हुए। जमा बताओ कितने हुए, कितने? 200 रुपये जमा हुए। और लोन कितने का बन गया? 200 रुपये। 200 रुपये का लोन बन गया, 200 रुपये जमा हुए। और यहाँ तक कितने चले थे? और तुम कैसे बता रहे 200 रुपये जमा, 200 लोन? यहाँ तक कितने चले थे? ये क्या चल रहा है? यही तो खतरनाक काम है, यही तो टेक्निक, यही तो साख नीति, साख बढ़ती जा रही पैसे की। करेक्ट, हो सकता है इस बार ये आ जा। इस 100 रुपये का गेम खेल कर ना, पैसा कितना पैसा कमा रहा है बैंक, सोच तो लो तुम। 100 रुपये बैंक के पास तो 100 रुपये जमा हुए थे, और सारे बार बार बैंक में जमा हो रहे हैं आकर, सारे बार बार बैंक में जमा हो रहे हैं। हर बैंक साख का सर्जन करता, जो मुद्रा हो ना उसका मुद्रा का सर्जन करता रहता, मनी को क्रिएट करता रहता। बैंक उस पर 100 रुपये थे, उसमें 10,000 बना देगा, 10,000 करोड़ भी बना देगा। ये ताकत बैंक के पास हो। समझे तुम क्या करने को कोशिश कर रही? इसे बोलते हैं साख नीति। समझ में आई बात है? जितना ज़्यादा बैंक के पास अंदर पैसा जमा होगा, इतने ज़्यादा साख का सर्जन होगा, इतना ज़्यादा। ऐसा समझो, जितना ज़्यादा आरबीआई नोट छापेगा, यानी साख सर्जन का मतलब क्या होगा? अब ध्यान से सुन लेना, जो मैं जिस बात से जोड़ रहा हूँ, खेल ही सारा इसका। दोबारा फिर समझ लो, बैंक में यहाँ आरबीआई ने केवल कितने रुपए छापे, लेकिन आरबीआई ने कितने रुपए, आरबीआई के खाते में कितने रुपए जमा हो गया? और लोन कितने का दे दिया उन्होंने? जब उसने 100 रुपये छापे तो 200 का लोन किस तरह दे दिया? क्योंकि इसका मतलब क्रेडिट, इसे बोलते हैं क्रेडिट सर्जन, क्रेडिट, इसे बोलते हैं क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट करने का काम करता है बैंक का, काम ही क्रेडिट करना। हर बैंक क्रेडिट करता। तुम 10,000 रुपये दे दो ना, उससे जाकर 10,000 के नहीं पता वो कब 10,000 को कब 10 लाख बदल देगा, इतनी ताकत हो उसके अंदर। ये भी तो बैंक बहुत पैसा कमाते हैं। समझ में आया बात? यार बैंक क्रेडिट करते हैं, इन 200 रुपये पे लोन भी दे रहे हैं, इन 200 रुपये ब्याज भी दे रहे हैं। अब ये क्या करेंगे, 200 रुपये फिर इसमें जमा होंगे, बाद में जाकर फिर ई आगा, फिर एफ आगा, फिर जी आगा, एच आगा, इतने बहुत सारे लोग आते चले जाएंगे, इसमें दोबारा फिर इसमें जमा करते चले जाएंगे। अब तो क्या होगा, इस 100 रुपये पर इतने सारे लोगों को लोन दे दिया सर, रुपये 100 ही जमा हुए, इतने सारे लोगों को लोन मार दिया और सब पर ब्याज ले रहा है बैंक। समझे नहीं क्या? ध्यान तो सुन लेना। मैं था ये बैंक आया, मैं 10,000 जमा कर दिया मैंने इसके अंदर, इसे पैसे की जरूरत थी, आया समझो, जैसे जमा कर दे, बैंक ने से दे दिए पैसे, इसके इस पर पैसे थे, इन्हें से पैसे दे दिए, इन्हें सोचा 10,000 रुपये नकदी में यहाँ जाकर खाते में जमा कर दूँ, इसके तो बैंक इसके पास ही लौट के आगे आ नहीं गए, आगे नहीं आगे दूसरे नंबर पर। बैंक ने लोन भी दे दिया 10,000 रुपये, और 10,000 रुपये इसके पास फिर आगे। अब बैंक ने कितनी मस्त बात खेल ली, बैंक ने कितनी गहरे वाली बात खेल ली।
बैंक, और यही तो गेम बैंक के साथ खेल रहा हूँ। समझ में बात क्या बताऊँगा तुम्हें बाद में। अगर तुम इसे समझ गए ना तो ये समझ जाओ तो तुम बैंक को बेवकूफ़ बना दोगे। तुम समझ रहे ना क्या करने की कोशिश कर रहा बैंक। इतने देर में वाई इसके पास आइए, बैंक के पास आइए, बैंक ने फिर से 10,000 रुपये दे दिए, 10,000 रुपये दे दिए। उसके बाद बैंक को जब 20,000, बैंक ने मुझे 20,000 रुपये का लोन दे, रुपये 10,000 रुपये जमा छाप कर नोट ना 10,000 रुपये छपे थे, वो 10,000 रुपये में आरबीआई के पास से लेकर आया था। अब मैंने यहाँ दे दिए, जाकर जमा कर दिए। जैसे मैंने यहाँ जमा कर दिए 10,000 रुपये छपे थे, तो 10,000 रुपये छपे थे, 10,000 तो उसने 20,000 कैसे बना दिए। हो सकता है अगले वाले आ जाए, अगले वाले आ जाए, अगले वाले आ जाए, इस तरह बैंक बढ़ाता चला जाएगा। इसलिए जो बैंक हो ना, प्रत्येक बैंक, कोई भी वाणिज्यिक बैंक हो, वो हमेशा साख का सर्जन करता है। इसे बोलते हैं साख सर्जन। क्रेडिट जनरेट करना। तो बताओ साख सर्जन समझ में आया नहीं आया? समझ में आया बात? या बैंक कैसे पैसे के ऊपर पैसा बनाता, पैसे के ऊपर पैसा बना देगा। अच्छा एक बात बताओ, जब यह पैसे लेने आई थी, समझ बात है, ये पैसे लेने आई थी बैंक तक, तो इसने इसका कर्जा चुकाया नहीं। इसने कुछ पैसे कहीं और खर्च भी हो रहे होंगे, कुछ पैसे खर्च भी हो रहे होंगे, लेन देन चल रहा नहीं। इसे बोलते हैं आर्थिक क्रिया चल रही। हो सकता है या पैसे को लेकर कोई कंपनी खोल दे और कुछ पैसे बैंक में जमा कर दे, और जो कंपनी फिर उत्पादन करके देगी, फिर पैसे बैंक, इसकी कंपनी लाभ कमा कर देगी, फिर बैंक पैसे बैंक में जाकर जमा हो जाएगा। इसका आर्थिक क्रिया चल रही नहीं चल रही? इसका ये मतलब मुझे ये बताओ, जो साख नीति उसका आर्थिक क्रियाएं चलती नहीं चलती है? चल रही नहीं चल रही? इसका मतलब है जो साख नीति, जो क्रेडिट, जैसे जैसे क्रेडिट का सर्जन होगा तो आर्थिक क्रियाएं बढ़ती चली जाएगी। बैंक लॉकडाउन में क्या हुआ था, पता क्या हुआ था? लॉकडाउन में सब चीज़ बनती, लोग पैसे नहीं जमा कर रहे थे, पैसे निकालने पर लगे हुए थे नहीं लगे थे लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में जब पैसा जमा ही नहीं हुआ तो बैंक का जो साख सर्जन हो कम हुआ होगा, अधिक हुआ होगा? तुमने खुद ही बता दिया। यही यूपीएससी का क्वेश्चन था पिछले साल, यही यूपीएससी का क्वेश्चन था, तुमने खुद ही बता दिया इसका उत्तर। तो तुम्हें प्रश्न हार्ड लगा, आसान लगा? आसान लगा, हार्ड लगा? एक बार तो सुन, अच्छा एक बार तो सुन, देख कितना आसान प्रश्न पूछा यूपीएससी, कितना आसान प्रश्न पूछा। मैं किस लेवल पर जाकर पढ़ा रहा हूँ तुम्हें। डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट को हिंदी में कहते हैं मांग जमा, और सावधि जमा। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन कृषि क्षेत्र से। तो सवाल है यूपीएससी का सवाल है 3-4 साल पहले का। कृषि क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से, तीसरा बैंकिंग क्षेत्र से, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये यूपीएससी का सवाल था। तो तुम्हें कैसा लगा? हार्ड लगा, आसान लगा? क्योंकि तुमने पढ़ाई को जिया। अब मैं बहुत सारे दोस्तों से बात करूँ ना, अपने मुखर्जी नगर में बैठे तैयारी कर रहे हुए, उन्होंने आज तक 4-4 साल तैयारी करते होंगे, उन्होंने बताया कि किस क्षेत्र से संबंधित है। इसी पर लगे कृषि क्षेत्र तो होगा। सोच लो, मैं पैसे की बर्बादी करने पर लगे हुए घर से जाकर भी। वही चीज़ पढ़ाई वहाँ से, यही यहाँ से। पैसे की बर्बादी कुछ नहीं है दिल्ली में, समझ में एक बात ये। ठीक, यही तो दिल्ली, ये तो माहौल तो वही है। समझ में आया बात ये? ठीक, इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? तो तुम वहाँ पे आसान लगा, हार्ड लगा हो? अब ये बताओ, जितना ज़्यादा साख का सर्जन होगा, इतना ज़्यादा लोगों के बीच में पैसा आगा जाएगा, आर्थिक क्रियाएं चलेगी, उत्पादन भी होगा, ऐसे आय भी होगा, लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, वही भी होगा, आर्थिक क्रियाएं तेज हो जाएगी नहीं हो जाएगी? तो ये बताओ, लॉकडाउन में साख सर्जन कम हुआ होगा, ज़्यादा हुआ होगा? कम हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? क्योंकि लोगों ने बैंकों में पैसा जमा ही नहीं करा, और जब बैंकों में पैसा जमा ही नहीं करा तो साख सर्जन ही नहीं कर पाया बैंक, और जब बैंक साख सर्जन नहीं कर पाया, इसका मतलब मुद्रा आपूर्ति बढ़ी नहीं पाई। मुद्रा आपूर्ति का मतलब लोगों का तो पैसा जाना चाहिए था, पैसा तो आता ही, पैसा तो आता तो कहाँ आता? बैंक से। बैंकों के पास पैसा ही नहीं है, तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ पाई? नहीं बढ़ पाई ना। तो इसका साख सर्जन का मतलब मुद्रा आपूर्ति था, मनी सप्लाई से सीधा संबंध है इसका। समझ में आया बात? या जितना, अगर मैं एक सवाल स्टेटमेंट पूछता हूँ, ये स्टेटमेंट सही गलत है? जितना अधिक साख का सर्जन होगा, इतनी ज़्यादा मात्रा में मनी सप्लाई बढ़ेगा, मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी। ये सही गलत है? सही है। अगर मैं स्टेटमेंट को इसे पलट कर बनाता हूँ, ऐसे ही तो सवाल पूछता है यूपीएससी। जितना अधिक साख का सर्जन होगा, जितना अधिक साख का सर्जन होगा, मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। गलत है? यही तो सेम सवाल है। सवाल ही तो यही हो रहा है। क्या सवाल? और पिता क्या सवाल ले रखिए? समय अवधि यानी टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट पर बैंक सर्वाधिक ब्याज देता है। सही है गलत हुआ? क्यों देता है? जब तो तुम टाइम डिपॉजिट में जमा कर रहे, क्यों देता है टाइम डिपॉजिट पर ब्याज? अब एक सवाल पूछा तुमसे, डिपॉजिट रेट की अपेक्षा टाइम डिपॉजिट पर ब्याज ज़्यादा होता है। सही है गलत है? सही है, टाइम डिपॉजिट ज़्यादा नहीं होता। और किस पर कम होगा? डिपॉजिट रेट पर। ये सारे सवाल पूछे हुए। घर जाओ, क्वेश्चन बैंक उठाओ, उसे लगाने की कोशिश करो, और पढ़ोगे तो खुशी, आंतरिक खुशी महसूस होगी। हमने आज यूपीएससी का इसका सवाल कर दिया, वाओ गजब। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? तो ये क्रेडिट पॉलिसी है।
अब ये क्रेडिट पॉलिसी है, इस बात को मैं कल को क्रेडिट पॉलिसी बहुत खतरनाक है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, पूरा फाइनेंशियल मार्केट इस पर टिका हुआ, सभी से पढ़ रहे। इसके अंदर तो जाकर सवाल पूछ रहा है, इसके अंदर तो पता कहाँ से जाकर सवाल पूछा है। जब मैं इसका पेपर का हल देख रहा था ना, 2021 का जो सवाल आया था, तो घर आकर हल देखते हैं, तो मैं भी देख रहा था हल। जैसे हल देख रहा था ना, तो मैं हल देखकर हंस रहा था, क्योंकि मुझे एक भी टीचर ऐसा नहीं मिला कि जो यूँ कह रहा है इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। सबने कहा मेरे हिसाब से ये हो सकता है, सबने कहा मेरे हिसाब से ये हो सकता है। टीचरों को ये आंसर नहीं पता, कितना कम गुणवत्ता वाले कह रहे मेरे हिसाब से ये हो सकता है, वो भी 10 दिन बाद बताएंगे जांच पड़ताल करके ये हो सकता है। और यूपीएससी का देखा फिर आंसर हुआ है, वो निकला जो मैंने मानना था, वो क्वेश्चन का उत्तर बताऊंगा। मैं समय सबको देखता रहा, मैं हंसता रहा इन्हें पढ़े ही नहीं बिल्कुल भी घर बैठ कर, क्योंकि मौद्रिक नीति तक सीमित रह गए। और जो यूपीएससी सवाल पूछ रहा है ना, वो साख नीति से सवाल पूछ रहा है। एक बात और बता रहा हूँ, मैं मार्केट में तेरी सारी बुक अवेलेबल है, जो मैं समझाऊंगा ना ये कभी किसी किताब में नहीं मिलने का, याद रखना बात यह, जो मैं समझाऊंगा। क्योंकि मैं बहुत सारी किताबों को पढ़कर और आर्टिकल पढ़कर कम से कम 5, 7, 10 साल का अनुभव जोड़ूँ मैं, बीच में कहीं भी बात घुसा दूँ मैं, अपने एग्जाम पर नहीं जोड़ता। तो ये किसी किताब में थोड़ा ही मिलेगा कि वहाँ मैडम बैठी थी बाल पीछे को बह रही थी, ऐसा मिलेगा थोड़ा किताब में किसी में। सही बात है कि सब में चाट मसाला लगा के इसलिए पेश करूँ ताकि बात अच्छी तरह समझा सकूँ, क्योंकि तुमने आज तक यही देखा, तो फिर मुझे उदाहरण भी ऐसे देना पड़ेगा। सही में यही देखा तुमने, यही करा अब तक, समझ में आया बात है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई कोई दिक्कत? तो ये बताओ, जैसे जैसे साख का सर्जन होगा तो बैंक सारे के सारे बताओ क्रेडिट जनरेट करने का काम करते नहीं करते हैं, साख का सर्जन का काम करते नहीं। 100 रुपये के 10,000 करोड़ रुपये बना देंगे नहीं बना देंगे? ये ताकत किसके पास है? बैंकों के पास। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? ठीक, बैंक बहुत पैसा कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। बैंकों के बारे में तुम सोच कर भी हैरानी होगी, इतना पैसा बैंकों के पास मौजूद हो। आरबीआई है ना, आरबीआई, तुम लग रहा है आरबीआई भारत के लोगों के पक्ष में काम करता, भारत सरकार के पक्ष में काम करता, और जो बैंकों का ख्याल रखता, तब भी उसके पास ना इतना पैसा मौजूद है, इतना पैसा मौजूद है, तुम हैरानी में रह जाओगे, तब भी वो प्रॉफिट में। आरबीआई भी पैसा कमाता, यस, समझ बात है। भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो भी पैसे कमा रहा, इतना प्रॉफिट उसके पास मौजूद है। और इस पर नज़र पड़ा, पर किसकी पड़ी पता? किसकी नज़र पड़ी? इसके खजाने पर, भारत सरकार की। भारत सरकार के पास ऐसे घाटा चलता रहा राजकोषीय नीति में, घाट इसके खजाने पर नजर पड़ेगी इसकी, गरीब आओ पास आओ पास आओ। कह तुम इतने पैसा करोगे क्या भाई? हमारे पास बहुत घाटा, हम बाहर से लेके आ रहे, भाई बाबू पैसा दे दो। कह रहा अरे कह रहा ना 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 ना, मैं नहीं कमाया, मैं नहीं दूंगा। इस बात को लेकर लड़ाई है, लेकिन ले भी लिए फिर 1.76 लाख करोड़ रुपए, बहुत कमी नहीं निकली सरकार। आरबीआई की बड़ा दुख हुआ, जिससे बचपन में घर में दो बहन भाइयों में आपस में लड़ाई बच जा, मैं नहीं देने का, बुआ न दिए, मैं नहीं देने। ऐसी ही कहानी इनकी। चलो इसे भी नोट कर लो, कल को पढ़ेंगे और